काम तो हो गया लेकिन पूरा काम नहीं हुआ। सवाल का जवाब नहीं मिला, जवाब के बदले में इतनी सारी चीजें मिल गई, उसमें जवाब हमें क्या करना, थोड़ा सा शार्प करना है तरीके को, करीब तो पहुंच गया, इतना तो हो गया कि सवाल के बदले में जवाब के साथ दूसरी चीजें भी आ रही है, लेकिन जवाब भी कहीं ना कहीं, जैसे कि ना सर्चिंग होगी तो आ रही है। अब एज अ प्रोग्रामर अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी करें, क्या लॉजिकली अभी फिलहाल पॉसिबल है ना, इतना तो कितने लोग कह रहे हैं इतना तो मैं कुछ ना कुछ करके कर ही लूँ, नंबर के बदले में चीजें ढूंढना हो जाएगा, आपको इतनी टेंशन नहीं। प्रॉब्लम क्या है, सेंटेंस बनाकर एक्यूरेट जवाब देना, ये प्रॉब्लम। एज अ ह्यूमन हमारे दिमाग में इतना सारा डेटा होता है, लेकिन सवाल का एक्यूरेट जवाब हम कैसे देते हैं? अगर मैं आपके दिमाग में डेटा अपलोड कर दूं तो क्या जब भी आप सवाल का जवाब सही देंगे, या जरूरी नहीं है? जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पता होने के बाद भी गलतियां करते हैं, मालूम होने के बाद भी गलतियां करते हैं। इंफॉर्मेशन अगर दिमाग में अपलोड कर दी जाए, ये बात सब एग्री करेंगे, जब भी वो जवाब सही नहीं बताया, नहीं बताया, इसकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी क्या, पॉसिबल ही नहीं है। इंफॉर्मेशन होने के बाद जवाब नहीं बताया जाता, जवाब बताया जाता है एक्सपीरियंस के बाद, जिसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या वर्ड है, एक बार रिपीट करें, बाकी जो खामोश होंगे, क्या वर्ड है? इमोशनल इंटेलिजेंस ह्यूमन के पास है। वो क्या करती है, सवाल को समझ के उसका सही जवाब देने की पूरी परफेक्ट कोशिश करती है, और वो इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड होती है आपके एक्सपीरियंस से, आपके बिहेवियर से, आपकी दूसरी चीजों से। तो इसका मतलब हमने ह्यूमन की इमोशनल इंटेलिजेंस निकाल ली, और हमने इसको थोड़ा प्रैक्टिकल देखा ये कैसे काम करती है। सपोज करें कोई शेफ है, तो खाना बनाता है, उसने अपने पास एक हेल्पर रखा जो जूनियर था, उसने बता दिया नमक का डब्बा, ये मसाला, ये का ये सब बता दिया उसने। फिर वो खाना बनाने खड़ा हुआ, उसने हेल्पर को बोला भाई मुझे ये बनाना है, जो जो चीजें मांगते हो देते हो। पहले दिन हेल्पर को सारी चीजें मालूम है, सारे डब्बों के क्वेश्चन पता है, बता चुका हूँ, सब पता है। हेल्पर क्या कोई बिल्कुल सही से चीज फौरन टाइम में उठा के दे रहा हुआ, एक साल बाद उठा के दे रहा हुआ, कैसे? क्योंकि हेल्पर ने अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कर लिया कि नमक बार-बार मांगते हैं तो मैं करीब मिनट देता हूँ, ये चीज मांगते हैं उसको यहाँ रख देता हूँ, उसको यहाँ, उसने अपने हाथ पे हर चीज सेट कर दी। अब जैसे ही उससे कोई रिक्वेस्ट करता है, उसको पता है यहाँ रखी हुई बगैर देखी हुई चीज को उठा के वो दे सकता है। उसने अपने हाथ पे हर चीज सेट कर दी, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। ये कैसा? रिपीटेशन से। टाइम गुजरता है क्या, रिपीटेशन होती है, टाइम गुजरता है क्या, रिपीटेशन होगी, उसका एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। सही है। रिपीटेशन क्या होता है, हमारे माइंड में रिलेशन बने होते हैं चीजों के। नमक के बाद ये मांगेंगे तो मैंने पहले से चीज को अपने हाथ में रखा हुआ, ये वो रिलेशन कैसे बने? एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस कैसे आता है? गलती करने से भी आता है, सही करने से भी आता है। आपने कोई काम अच्छा करा, मैंने बोला बेटर, आपने कोई काम खराब करा, मैंने कहा रॉन्ग। आपके माइंड में एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया, अगली बार ये नहीं करना और ये करना। सही है। तो एज अ ह्यूमन हम रीइंफोर्समेंट वाले एल्गोरिथम से चलते हैं। रीइंफोर्समेंट मतलब गलतियों से सीखते हैं और सही चीजों से भी सीखते हैं। ये चीज सही हुई, मुझे एप्रिसिएशन मिली, अब मैं इसको हमेशा करूंगा। ये चीज गलत हुई, मुझे इस पर रॉन्ग मिला, तो मैं इसको अब नहीं करूंगा, मैं इसको चेंज कर दूंगा। इसी से हम अपने माइंड में क्या करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करते हैं। तो जो हमारी एप्लीकेशन है, जो हम कोड लिख रहे हैं, उसमें भी हम क्या करेंगे, रिपीटेशन चलाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि हम दो मॉडल बनाएं, जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। दो मॉडल बनाते हैं। दो मॉडल मतलब आपका लिखा हुआ कोड, एक मॉडल दूसरा, एक कोड दूसरा मॉडल दूसरा कोड। उसमें बहुत सारा डेटा हमने रख दिया। क्योंकि डेटा कौन से फॉर्म में रखा, सिमेंटिक रखा है, नंबर से रखा, नंबर से रखा। अब हम एक मॉडल को सवाल देते हैं, या हम उसको बोलते हैं कुछ भी सवाल बनाओ। उसने बनाया सवाल अल्लामा इकबाल, उसने अल्लामा इकबाल की डिटेल निकाली, ढूंढी और आगे रख दी। अब एज अ ह्यूमन हम देखेंगे क्या ये सही है, उसको बोला ओके, आपने अल्लामा इकबाल की डिटेल सही निकाली, उसने अपने माइंड में सेव कर लिया, अपने एल्गोरिथम में सेव कर लिया, अल्लामा इकबाल की डिटेल मैं बिल्कुल सही देता हूँ, मुझे उसमें कोई चेंजेस की जरूरत नहीं। तो किसी ने कहा कायदा आजम से पता नहीं क्या बता दिया, तो हमने कहा भाई आपने बिल्कुल गलत बताया। उसने अपने आप को इम्प्रूव करा कि अगली बार कायदा आजम की डिटेल ये नहीं देनी, कुछ और देनी है, तो अब मैं कुछ और ढूंढूंगा। वो क्या करा, अपने पास कोडिंग में अपनी चीजों को अपडेट करा। मतलब नमक का डब्बा मैंने यहाँ रखा होगा, उन्होंने नमक का डब्बा यहाँ नहीं, यहाँ रखता हूँ, इसको यहाँ रखता हूँ। शेफ की नजर से देखें तो अपना एक्सपीरियंस बिल्ड कर रहा है, ये चीज मांगते हैं यहाँ रखूं, इसको यहाँ रखूं, इसको यहाँ रखूं, ये मांगा तो ये दूं, ये मांगा, डेटा वही है, लेकिन डेटे को क्या करा जा रहा है, लेबल करा जा रहा है, परफेक्ट करा जा रहा है, और उसको अपडेट करा जा रहा है, उसकी पोजीशंस को अपडेट करा जा रहा है। हम एआई में डेटे को पैरामीटर्स बोलते हैं, पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं, पैरामीटर्स की पोजीशंस को अपडेट करते हैं, जिसका एक अच्छा वर्ड होता है एडजस्ट। पैरामीटर्स को एडजस्ट करना, ये वर्ड बड़ा परफेक्ट वर्ड है इस बात को समझाने के लिए।
अब तरीकेकार क्या है कि पैरामीटर एडजस्ट होते जा रहे हैं। एक टाइम क्या होगा, कोई भी आगे से पूछेगा क्या ज्यादा, बोलते हैं बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मैंने उसको बार बार गलत सही बता के उसको इतना ट्रेन कर दिया है कि उसने गलतियां कम से कम कर। अब हमने क्या कहा, हमने कहा ह्यूमन अगर बताए थोड़ा टाइम लगेगा। हमने क्या करा, थोड़ी समझदारी करी, दो मॉडल बनाए, दो कोडिंग लिखी। एक कोडिंग का काम है डेटा को बनाना, दूसरे कोडिंग का काम है उसको बताना सही है गलत, और उन दोनों के आपस में डिबेट शुरू कर दी। और बस हो गया जाके, जब मैं उसको डिवॉच कर रहा हूँ, हुआ क्या, डिबेट होते होते एक टाइम ऐसा है, एक मॉडल बनाया, दूसरा मॉडल बोले गलत, एक बनाया दूसरा बोले गलत, एक बनाया दूसरा बोले सही। वो दोनों आपस में एक दूसरे को बता के इस लेवल पे आ गया कि बहुत सही चीज बना, वो बोले बिल्कुल सही, परफेक्शन लेवल पे आ गया। हमने कहा जो काम ह्यूमन कर रहा है वो भी तो मॉडल कर सकता है ना, कोडिंग कर सकती है, कर सकती है ना। तो हमने दो मॉडल बनाए, एक का काम जनरेट करना, दूसरे का काम सही गलत देखना, इसको मतलब डिस्क्रिमिनेट, जो वैलिडेट का वर्ड हमारे पास आना, डिस्क्रिमिनेट जो बोलते। तो एक क्या बनाया जनरेटर, दूसरा क्या बनाया डिस्क्रिमिनेटर। क्या क्या बनाया, दोबारा दो के नाम बताएं, वैलिडेटर या डिस्क्रिमिनेटर, दोनों में से कोई एक नाम। दोबारा मैं बोलूं जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, दोबारा मुझे बताएं दोनों नाम। क्या फायदा हुआ कि वो दोनों के बारे में हमने डेटा दिया, हमने कहा ये लो सारा डेटा, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं थे, उनको नहीं पता डेटा का इस्तेमाल कैसे करना। जैसे शेफ के हेल्पर के पास हमने नमक का डब्बा चीनी सब दे दिया था, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था, कब क्या दूं कितना दूं। फिर हमने क्या दिया, उन दोनों की आपस में डिबेट शुरू कर दी, एक बनाया दूसरा गलत सही होते होते उसने अपना आप को इतना परफेक्ट कर लिया कि वो सही डेटा देना शुरू कर दिया। कॉन्सेप्ट समझे? अब हमारे पास एआई में इस चीज को हम बोलते हैं गेन। गेन, ये तो मैंने आपको स्टोरी बताई, गेन की बताई। इसी तरह एक होता है डिफ्यूजन, इसका मॉडल बोलते हैं हमारे इसमें लिखा हुआ तो कोड है, कोड के बाद डेटा है, डिफ्यूजन मॉडल होता है। इसी तरीके से एक होता है क्या, ट्रांसफॉर्मर। आप जो चैट जीपीटी यूज करते हैं, उससे टेक्स्ट पे बात करते हैं, उसके पीछे कौन सी कोडिंग लिखी हुई है, ट्रांसफॉर्मर। जो लिखा हुआ तो कोड है, लेकिन बोल रहे हैं उसको ट्रांसफॉर्मर। एक नाम देना जरूरी है ना पहचान के लिए। एक्चुअली में पाइथन की पाइटॉर्च की लाइब्रेरी पे कुछ कोडिंग लिखी हुई है, वो आपके जैसे डेवलपर से लिखी है, लेकिन हम बोल रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मर बनाया हुआ है। किसी चीज को हम बोल रहे हैं गेन बनाया हुआ है, किसी को बोल रहे हैं डिफ्यूजन मॉडल बनाया हुआ है। तो आप जब चैट जीपीटी के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं, चैट जीपीटी का यूज कर रहा है ट्रांसफॉर्मर। अगर आप किसी मॉडल के पास जाके इमेजेस और वीडियोस बनवाते हैं, तो वो क्या यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है ये वाला, कौन सा, डिफ्यूजन मॉडल। कुछ मॉडल यूज कर रहे हैं गेन। तो अगर आप टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, सब लोग मुझे नाम बताएंगे क्या यूज हो रहा होगा पीछे। अगर इमेज और वीडियो होगी तो दोनों में से डिफ्यूजन या गेन में से कोई यूज हो रहा होगा, हो सकता है कोई और नई चीज आ गई हो। अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई है वो गेन की बताई है। इनकी मेथोडोलॉजी बड़ी आसान थी, दो मॉडल बनाओ, एक डेटा जनरेट करे, दूसरा वैलिडेट करे, और आपस में ट्रेनिंग कर दो। इसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं, सिखाने को ट्रेनिंग बोलते हैं। मैं भी आप लोगों की ट्रेनिंग कर रहा हूं, सही है। अब सवाल ये, गेन की बात तो समझ में आ गई, तरीका भी अच्छा था, समझ में आ रहा, तरीका कितना आसान तरीका, दो बनाओ, दोनों को आपस में डिबेट कराओ और चलाओ। ट्रांसफॉर्मर वाले डेवलपर ने थोड़ा सा चेंज कर लिया, उसने कहा गेन वाला टाइम बहुत लेता ट्रेनिंग में, तरीका अच्छा है, लेकिन इससे बेहतर तरीका मेरे पास है, टेक्स्ट के नहीं अच्छा है, इमेजेस के नहीं अच्छा नहीं है, टेक्स्ट के नहीं अच्छा। ट्रांसफॉर्मर मॉडल ने क्या बनाया, गेन वाली चीज नहीं बनाई, दो मॉडल नहीं बनाए, दोनों की आपस में ठेस भी नहीं करे। उसने कहा मैं एक मॉडल बनाऊंगा, मैकेनिज्म बनाऊंगा जिसका नाम है सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन, एक बार सब लोग रिपीट करेंगे, क्या बनाया, सेल्फ अटेंशन ने क्या करा, मेरी पूरी बात सुनी, मैंने यहाँ पे क्या बात कही थी, आई वांट टू बुक अ फ्लैट फॉर एज अ ह्यूमन। सेल्फ अटेंशन किस पे जा रही है, फ्लाइट पे जा रही है, दुबई पे जा रही है, लोकेशन है भाई, और बुकिंग पे जा रही है। एज अ ह्यूमन अटेंशन हमारी इन तीनों पे जा रही है ना। अच्छा, तारीख भाई हटा सकते हैं जो कॉर्नर पे धूम का आ रहा है, माइनस कर दो, समझ रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मर ने गेन वाला काम नहीं करा, दो मॉडल नहीं बनाया, उसने कहा सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म बनाया। सेल्फ अटेंशन क्यों बनाया, उसने सेल्फ अटेंशन तीन वर्ड निकाले, बुक, फ्लाइट और दुबई। पीछे डेटा तो सब एक ही जगह रखेंगे ना, नंबर्स में रखेंगे, जाहिर सी बात है, बुक, फ्लाइट और दुबई का क्या ढूंढना, नंबर। इन तीनों को लेके गया, उसने कहा जो जो
नंबर, इस नंबर का जानने वाला या इस नंबर से करीब है वो सब उठा के लियो। जब ये तीनों साथ मिलके गए तो ये अगर बुक के पास 1000 नंबर है, इसके पास 1000 है, इसके पास 1000 है, लेकिन सिमिलरिटी में दोनों को मिला के सिर्फ 100 आते होंगे, 50 आते होंगे और भी कम आते होंगे, तो सिर्फ वो 50 नंबर लेकर आ गए। सर्चिंग इजी हो गई, सही है ना। अगर मैं कहूँ आपसे कुर्सी, अगर मैं कहूँ फर्स्ट रो की कुर्सी और मैं कहूँ फर्स्ट रो में भी राइट वाली कुर्सी, कितना आसान हो गया ना, 3 मिनट सेल्फ अटेंशन कितनी इजी हो जाती है। तो उसके लिए भी ढूंढना आसान हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर वालों ने क्या कहा, हमने कहा सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म बनाएंगे और वर्ड की अटेंशन देखेंगे पूरी बात। आई के कोड का मुझे कोई लेना देना नहीं है, टू का मुझे कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, मुझे सेल्फ अटेंशन देखनी किस पर, उससे मैं डेटा लाऊंगा और आपको दिखा दूंगा। अगर मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखा दूं, ये डायग्राम, ये है ट्रांसफॉर्मर की डायग्राम जो चैटजीपीटी और बाकी मॉडल्स टेक्स्ट के नहीं इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है, बोर्ड से देखते हैं क्या लिखा हुआ, आई वांट टू डू शॉपिंग फॉर समर सीजन नाउ फॉर अ कॉर्पोरेट मीटिंग इन इवनिंग। समर सीजन के लिए अब आप अगर देखें बोर्ड से, सेल्फ अटेंशन किस किस पे जा रही है, शॉपिंग, समर, कॉर्पोरेट मीटिंग। सीजन क्या, शॉपिंग तो हजारों चीजों की शॉपिंग हो सकती है। समर के लिए मतलब गर्मियों के मौसम के हिसाब से हो रही है। कॉर्पोरेट मतलब कोई कॉर्पोरेट इवेंट, चीजें फिल्टर होती जा रही है। कॉर्पोरेट इवेंटिंग के लिए सब सारी शॉपिंग कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए नहीं होती ना, स्पेसिफिक हो गए। फिर हमने कहा इवनिंग के हिसाब से स्पेसिफिक हो गए। तो होता क्या रहा है, ऑप्शन स्पेसिफिक होते जा रहा है। हो सकता है अगर मैं खाली शॉपिंग बोलूं तो 1 लाख का डेटा, 1 लाख नंबर से। अगर मैं शॉपिंग के साथ समर लगा दूं थोड़ा कम हो गया, समर के साथ कॉर्पोरेट भी लगा दूं और कम हो गया, मीटिंग लगा दूं तो स्पेसिफिक डेटा सेट होकर आ रहा है और वो आपको ऐसा जवाब में मिल रहा है। अब पहली बार जब इस ट्रांसफॉर्मर को हमने चलाया होगा, क्या ये सर्च करके जवाब सही लाया होगा? जैसे पहली बार शेफ का हेल्पर ने सही चीजें सही टाइम पे दी थी, हमने क्या करा, इसको इतनी सारी बार चलाया कि अपने आप को अपडेट करते इसने क्या करा, परफेक्ट के लेवल पे लेकर आ गया। तो इसने क्या करा, इनपुट को क्या करा, इनकोड मतलब उसको सेल्फ अटेंशन करके अपनी फॉर्म में ला। एक तो मैंने सवाल दिया, उतना सवाल को आगे पीछे करके अपने हिसाब से सेट करा, उसका मोडल इनकोड, उसने निकाल दिया शॉपिंग, समर, कॉर्पोरेट। फिर उसने ढूंढा डेटा ढूंढने के बाद क्या करा, उसको डेटा मिल गया, डिकोड करा, मतलब जो सवाल उसको मिल गया उसको वापस से जवाब में बनाकर हमको प्रोवाइड किया। तो देखा जाए हम चैटजीपीटी से सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहा, हम बोल रहे हैं कौन सी इंटेलिजेंस, पता लग रहा है पीछे के इंटेलिजेंस है, वो जाकर डेटा में सर्च करके डेटा लेकर आ रहा है। लेकिन वो सर्चिंग मुझसे इतनी बार करवाई गई, इतनी बार अपडेट करा कि वो परफेक्ट के लेवल पे आ गया। और वो सर्चिंग सिमेंटिक में नहीं कर रहा, वो किस में कर रहा है, नंबर्स में कर रहा है। तो हम इसी डायग्राम में यहाँ पर आके देखते हैं टॉप पर, तो हमें यहाँ पर कुछ मिलता है, एम्बेडिंग टोकनाइजेशन। वो क्या रहा है, हम उसको इंग्लिश में वर्ड दे रहे हैं, इंग्लिश में नंबर में लेके जा रहे हैं, नंबर में सर्च करके जवाब ला रहा है, नंबर को वापस से इंग्लिश में लेकर आ रहा है। क्योंकि हमें पता है इंग्लिश में ढूंढना आसान नहीं, नंबर्स में ढूंढना आसान है, समझ रहे? अब मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाता हूँ, इस वेबसाइट में हो क्या रहा है आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ये क्या है, इसमें स्पेस की अर्थ कहाँ होगी, इसमें कौन सा वाला डायमेंशंस आपको पता है क्या होती है? फिजिक्स में किसने डायमेंशंस पढ़ी है? अगर ये मैंने डेटा लिखा, कितनी डायमेंशन है, कितनी डायमेंशन है ये? 1। अगर डेटे के साथ मैंने
अब कितनी डायमेंशन है? 2 डायमेंशन है या नहीं है? अगर प्रोग्रामर होगा तो मैं इसको कहाँ रखूंगा? लिस्ट में रखूंगा। रख लेते हैं भाई। और जब बहुत सारी लिस्ट हो तो उसको एक में कैसे लेकर आएंगे? दोबारा लिस्ट लिख सकते हैं? ऐसे कर सकता हूँ, लिस्ट को भी लिस्ट में रख दूं? रख सकता हूँ ना। लिस्टों की लिस्ट क्या है? मना थोड़ी है कोई। लिस्टों की लिस्ट ऐसे रख लिया। ये जो डेटा है कितने डायमेंशन में? 2 डायमेंशन में। यहाँ कॉमा लगाना भूल गया, ये भी लगेगा ना भाई। कितनी डायमेंशन में? 2 डायमेंशन। नजर आ रहा है? अगर इस डेटे को मैं ऐसे कर दूं एक लाइन में, मुझे ये बताएं डेटा कितनी डायमेंशंस का डेटा है? एज अ डेवलपर मैं एक लाइन में लिखूं, 4 लाइन में कॉमा लगा के फर्क पड़ता है कुछ? नहीं पड़ता ना। ऐसे लिखूंगा वैसे लिखूं, बात एक ही थी ना। डेटा कितनी डायमेंशंस में है? कितनी डायमेंशन में? 2। वो तो मैंने आपको ग्राफिकल व्यू में इसलिए दिखाया ताकि आपके दिमाग में बात चले। लिखने में तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मुझे किसी ने मना थोड़ी करा। मैंने ये डेटा लिखा हुआ इस तरीके से, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ा? एज अ डेवलपर फर्क पड़ा डेटा का? स्ट्रक्चर पे नहीं पड़ा ना। ये तो आपको विजुअलाइज करने के लिए ऐसे भी लिखूंगा तो बात एक ही है। तो उसका मतलब डेटा की डायमेंशन होती हैं। अभी हमने 2 बनाएंगे, 3, 2, 20, 20, हजारों लाखों बना सकते हैं। वो फिर समझना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बना सकते हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है, आप जो आप स्टूडेंट बैठे हैं, कितनी डायमेंशन में बैठे हैं? 3 डायमेंशन में आप लोग बैठे हैं। एग्री है? या 4 में, 5 में, 6 में, 8 में, कितनी डायमेंशन में? बताएं। 2 में बैठे हैं। अगर आप 2 में बैठे होते जमीन पे कितने लगे होते आप? लेट्स सी। अगर जमीन पे पिक्चर लगे होते फिर हम भाई 2 है। लेट्स सी कितनी डायमेंशन है? 2 है 3 है? चल हम आपकी जो भी बात है उसको मान लेते हैं। ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, ये कितनी डायमेंशंस में होगा? देख लेंगे, चैलेंज मिल जाएगा आप लोग। आप आसमान को देखें, डायमेंशन मतलब एक एक्सिस। क्या आसमान के ऊपर हर चीज सेम एक्सिस में चल रही होगी? कितने एक्सिस हो सकते हैं? एटलीस्ट पता नहीं कितने। हमें क्या पता? हमने स्पेस जाके एक्सप्लोर थोड़ी करिए। या जो रिसर्च करके उनका डेटा देखिए, 2 तो नहीं हो सकते ना, 3 हो सकते हैं। वरना क्या होता है, सब चीजें एक ही तरह से चलती हैं। हमें तो पता है कुछ ऐसे चल रही है, कुछ ऐसे चल रही है, कुछ ऐसे जा रही है, स्टूडेंट ऐसे जा रहा है, बाकी लोग ऐसे जा रहे हैं। सही है? तो ये डायमेंशन जो वेबसाइट के अकॉर्डिंग में कितनी है? 200 डायमेंशन आपको नजर आ रहा है। डायमेंशन में डेटा रखने का फायदा क्या होता है? ढूंढना आसान हो जाता है उसके करीब वाला डेटा। वो तो उन्होंने रखा है ना। डायमेंशन है इसको मतलब ऐसे 200 डायमेंशन इस पे लिखिए। ये जो आपको डेटा नजर आ रहा है कितना डायमेंशन है? अब मुझे बताएं मार्क क्या है हमारे? अगर मैं किसी पे माउस लेके जा रहा हूं, देखना इस डायमेंशन के अंदर जो डॉट है, डॉट पर रखा हुआ क्या? समझ रहे हैं? डायमेंशंस में डेटा इस हिसाब से रखा है। अब आप सोचिए शेफ वाले एग्जाम्पल, उसने अपने करीब नमक का डब्बा क्यों रखा था? एक्सपीरियंस क्या डाला उसने कि क्या चीज कहां से उठानी है। तो इसीलिए हर डेटा के करीब उससे रिलेवेंट डेटा रखे हैं। एक डेटा के पास जाओगे, इधर देखोगे, उसका दूसरा डेटा, उसका देखो तीसरा, एक फैमिलीज बनी है। सही है? चाइना में जाओगे चाइनीज शक्ल ज्यादा दिखेंगी, पाकिस्तान में आओगे पाकिस्तानी शक्ल ज्यादा दिखेंगी, आगे कहीं जाओगे उनकी शक्ल ज्यादा दिखेंगी। फैमिलीज बनी हुई, डेटा करीब करीब रखा। सही है?
डेटा तो इस तरह मेंटेन हमने कर लिया। यहाँ पर आता हूँ मैं सर्च करते मैं लिखता हूँ कोर्सेज। मुझे बताएं मैंने सिर्फ कोर्स लिखा है, कोर्स का डॉट सर्च होता है क्या? कितने सेकंड या मिली सेकंड लगे इसको सर्च होने? लेस देन सेकंड लगा सर्च होने में। कोर्सेज इतना सारा डेटा क्लस्टर्स में रखा हुआ था इतनी सारी जगहों में, कोर्सेज ढूंढ के फौरन कैसे आ गया? इसका मतलब इसने एम्बेडिंग, इसने सिमेंटिक मतलब नाम से सर्च नहीं करा। नाम से सर्च तो पॉसिबल ही नहीं था। इसको क्या पता क्या रखा हुआ कोर्सेज? इसने किससे सर्च करा है? नंबर्स में। इसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग्स। किसमें सर्च करा है? दोबारा रिपीट करें, पीछे वाले लोग खामोश, दोबारा बताएं। एम्बेडिंग्स में हमने देखा, अगर मैंने आपको बोला 1240 नंबर बुक में कहाँ लिखा हुआ, हर पेज पर 100 नंबर है, तो आपने डायरेक्ट कौन सा पेज खोला? पेज नंबर 13 डायरेक्ट खोला, डायरेक्ट दिखा दिया, सेकंड नहीं लगाया। लेकिन वही थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला ये स्टोरी कहाँ लिखी हुई, आपको नहीं मिली। आप बोलोगे कौन को पढ़ेगा 15 पेज, सही है? तो इसीलिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसने जो कोर्स क्विक ढूंढ के लेकर आ गया, तो उसने भी किसमें सर्च करा है? कोर्स की एम्बेडिंग में। इसमें आपकी लिस्ट होगी, हमें पता है हमने टेबल पढ़ा है, चीजें पढ़ी हैं, इसके बाद लिस्ट होगी, इसने कोर्सेज का जाके नंबर निकाला हुआ, नंबर को ढूंढा हुआ, उसको मिल गया हुआ, और वहां जाकर उसने उसके करीब का सारा डेटा ढूंढ लिया ताकि जवाब देने में आसानी हो। अब एक और वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ। अब मुझे ही बताएं टोकन रखते हुए हमने क्या तरीका बनाया था अभी थोड़ी देर पहले? वर्ड को नंबर में बनाने के लिए क्या तरीका बताया? हर एक वर्ड को नंबर में लिखा था या पूरे सेंटेंस का एक नंबर दे दिया था? क्योंकि हमें डेटा नंबर्स में से करना था कि ढूंढ सके, तो हर वर्ड को अलग करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूं आई एम अमीन आलम, तो इसके कितने नंबर बनेंगे? 4 अलग अलग बनाएंगे। तो इसकी जो ब्रेकिंग होती है उसको बोलते हैं टोकन। क्या बोलेंगे? टोकन। कितने टोकन है इसमें? 4 टोकन है। अगर मैं कहूँ माय नेम इज अमीन आलम, कितने टोकन है? अगर डॉट भी लगा दिया कितने हो गए? 6। नीचे आता है कितने टोकन है? और इसने कलर्स में भी करके बता दिया कैसे अलग अलग कलर्स हो। उसने हर एक वर्ड को डॉट को भी अलग कर दिया। और अगर नीचे देखें तो ये टेक्स्ट बता रहा है, टेक्स्ट की जगह मैं टोकन आईडी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गई? आईडी, जो थोड़ी देर पहले सारी बात आपको समझाई। अब मुझे बताएं माई की आईडी क्या है, नेम की क्या है, इसकी क्या है, ये क्या था? अमीन आलम, और ये क्या है? डॉट। अब हम और भी कुछ लिखते हैं। ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट। ये 382 दो बार रिपीट क्यों हो गया? क्या था 382 में? इस 2 बार है। समझ में आ गया कि किस तरीके से नंबर्स को टोकन में लिखे जाता है। तो इसका मतलब है कि एआई में कोई इंटेलिजेंस नहीं है। इन्होंने सिस्टम को बिल्ड ऐसे करा है कि वो वर्किंग जब करके रिजल्ट आ रहा था वो प्रॉपर इंटेलिजेंट लेवल पे लेकर आ रहा है। तो हम कह रहे हैं ये है इंटेलिजेंट। देखा जाए तो वो भी किसी कोडर का कमाल है। उसने चीजों को डिजाइन ऐसे करा है कि वो क्विक होकर आ रही है। शुरू में जब उसने डिजाइन करा होगा तो वो नंबर्स तो बनाता होगा, लेकिन जब जाकर सर्चिंग करके इस तरीके से टेक्स्ट लाता होगा तो अच्छा नहीं लाता होगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रेनिंग करा के हमने उसको इतना परफेक्ट कर दिया है कि वो सवाल का जवाब सही ढूंढ के लाता है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारी बनी है। कौन कौन से मॉडल के नाम बताए थे मैंने आपको? ट्रांसफॉर्मर, वेन मॉडल, डिफ्यूजन मॉडल। टेक्स्ट पे कौन से चलता है? इमेजेस पे कौन से चलते हैं? ओपन एआई पे आप जाकर चैटजीपीटी से पूछते हैं कौन चलता है? ट्रांसफॉर्मर का मैकेनिज्म क्या है? सेल्फ अटेंशन। क्या था?
बढ़ के टेंशन लेके जाके काम कर स्टार्ट कर दो। गेन का मैकेनिज्म क्या था? दो मॉडल थे, जनरेटर और उसका वैलिडेटर, जिसको हम डिस्क्रिमिनेटर कह रहे थे, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। डिफ्यूजन की बात अभी नहीं बता रहे, वरना आपके आपके में रिलेवेंट डेटा। हम क्या चीज अचीव करना चाह रहे थे? हम बुक करना चाह रहे थे कि फ्लाइट बुकिंग पे यूटेल्स कैसे लगाएं। ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि हर यूजर आके अपने तरीके से बात करेगा। ह्यूमन के पास में मॉडल इंटेलिजेंस है, वो तो बता देगा, लेकिन इफ एल्स कैसे डिसाइड करेंगे? अब प्रोग्रामर्स ने क्या बना दिया? ट्रांसफॉर्मर्स, डिफ्यूजन मॉडल्स और गेन। फायदा क्या हुआ? इनपुट लेके जवाब दे देते हैं। अब एज अ डेवलपर मैं क्या करूंगा? एज अ डेवलपर मैं क्या करूंगा? यूजर से इनपुट लूंगा और इस इनपुट को सबसे पहले कहां भेजूंगा? अभी मैं भेज सकता हूं ह्यूमन के पास। ह्यूमन पढ़ता था, फिर ह्यूमन काम करता था। अब ह्यूमन की रिप्लेसमेंट आ गई है, क्या काम भेजेंगे इसको हम? अभी हमारे में जो हाई लेवल फॉर्म है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब हमारी भी ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उसके पीछे जो कोडिंग लिखी हुई है वो ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन हम उसको एलएलएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीपीटी या कोई भी हो। एलएलएम के पास गया, एलएलएम का जवाब लेके हम क्या आ गए? वापस आ गए, आउटपुट आ गया। तो इस एलएलएम के पास सर्चिंग होके सही जवाब आया होगा, मतलब मोस्ट प्रोबेबली एक्यूरेट आया होगा, इसने ट्रेन करा है, किसी ने उसको बनाया है। तो अभी जो हम सीख रहे थे, जो हम हमारी बात कर रहे थे, उसका नाम क्या था? ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं? बाकी जो खामोश है हमारा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप क्लास से चलेंगे आज बेहतर है, क्योंकि आप थोड़ी देर बाद आपको सिर्फ सोना है, समझ में कुछ नहीं आता। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आपको बैठने का ही फायदा नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए बार बार बुलवा रहा हूँ, मुझे कोई मकसद नहीं आज प्रोग्राम। क्या बोलेंगे हम? ट्रेनिंग। क्या कहेंगे? ट्रेनिंग। अब जो मॉडल की ट्रेनिंग है ये करवाएंगे, और अगर हम चैटजीपीटी यूज करते हैं, चैटजीपीटी की कंपनी, हम नहीं कर रहे ट्रेनिंग, हमें नहीं बोला हुआ चैटजीपीटी ने ट्रेनिंग करके, चैटजीपीटी कंपनी ने ट्रेनिंग करवा के हमें मॉडल दे दिया। तो हम कहेंगे हम जो कर रहे हैं वो क्या? ट्रेनिंग तो उन्होंने करवा दी, हम जो कर रहे हैं वो है इन्फ्रेंसिंग, जिसको हम बोलेंगे इन्फ्रेंस। हम इन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ट्रेनिंग किसने करी? जो उनकी कंपनी है। अगर ओपन एआई की बात कर रहे हैं तो उनकी कंपनीज के एम्प्लॉयज ने कर ली। इन्फ्रेंस मतलब ट्रेनिंग में वो चीज आपको मिली, आपने उसको इस्तेमाल करा। एम्प्लॉय आपने हायर करा, वो पहले से चीजों को जानता है, आपने उसको इस्तेमाल करा, उसको बोले इन्फ्रेंस। एम्प्लॉय की जिसने ट्रेनिंग कराई, उसने उसको बोला ट्रेनिंग। तो चैटजीपीटी हमारे पर ट्रेन हुआ है, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? इन्फ्रेंस मतलब उससे सवाल कर रहे हैं और हमें कैलकुलेट जवाब दे रहे हैं, हम इन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। हाँ, हम जो भी कर रहे हैं इन्फ्रेंस, ट्रेनिंग हम थोड़ी करा सकते, वो तो उन्होंने कराई। अब ये जो ट्रेनिंग वाला पार्ट था, ये सारा जो चीजें हैं, ये जो मैंने आपको बताई है कि ये मॉडल बना, इसी हाई लेवल डेफिनेशन, हम अभी टेक्नोलॉजी में जाएंगे, सिर्फ हाई लेवल इतना बताओ कि ये ट्रेनिंग हो रही है, एलएलएम है, सवाल जा रहा है, जवाब आ रहा है, कितने लोगों को ये बात मालूम है, पता लग गई है? ठीक है, आपको ये पता लग गया वो क्या है, सारा गेम क्या है। अब हमें उस गेम का फायदा कैसे उठाना है? हम इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, ऐसी बात है। हमने क्या करा? एलएलएम को इनपुट दिया और उसने हमें आउटपुट दे दिया। ये वो काम है जो आप चैटजीपीटी की विंडो पे जाकर रोजाना करते हैं। अब मुझे पता है, अगर मैं कहूँ पंखा ऑन करना है चैटजीपीटी को, वो क्या कहेगा? पंखा का बटन होगा, जाके देखो, इस तरीके से दबा दो। तो चैटजीपीटी या एलएलएम से मुझे बता सकता है करना क्या, करेगा नहीं। पंखा खुद ऑन करेगा? नहीं ऑन करेगा, सिर्फ बता सकता है। लेकिन एज अ प्रोग्रामर हमारे पास डेटा रखने के लिए क्या होता है? डेटा कहीं स्टोर करने के लिए क्या होता है प्रोग्रामिंग में? वेरिएबल। क्या होता है? और प्रोग्रामिंग में कोई एक्शन मतलब कोई काम कराने के लिए क्या होता है? फंक्शंस। क्या होता है काम कराने के लिए? फंक्शंस। तो एज अ प्रोग्रामर मैंने कोई फंक्शन लिखा, उस फंक्शन का काम है फ्लाइट बुक करना, उस फंक्शन का काम हो सकता है बटन ऑन करना, उस फंक्शन का काम हो सकता है कुछ भी कॉल करके जवाब देना, रिटर्न लाना। अब वो फंक्शन में क्या लिखा हुआ मुझसे रिटर्न ला के देगा। जब तक उस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे रिटर्न नहीं आएगा, और जो भी उस फंक्शन को कॉल करेगा उसके पास क्या आ जाएगा? रिटर्न आ जाएगा। क्या आ जाएगा फंक्शन को कॉल करने से?
बाकी लोग बताएं फंक्शन कॉल करने से क्या मिलता है? 10 बार कॉल करें 10 बार रिटर्न मिलेगा। तो जो प्रोग्रामिंग में एक्शन की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? फंक्शन, मतलब एक्शन से पहले काम करना। तो चैट जीपीटी मेरा बटन क्यों नहीं ऑन कर सकता? क्योंकि चैट जीपीटी फंक्शन कॉल नहीं कर रहा कुछ। चैट जीपीटी को क्या पता है मेरी कोडिंग में कौन सा फंक्शन है? तो मुझे पता है ना, मैं जब तक उस फंक्शन के ऊपर बटन लगा के वेबसाइट पे नहीं दूंगा, कोई आगे प्रेस नहीं करेगा, फंक्शन कॉल नहीं होगा। ऐसा ही है। और चैट जीपीटी मेरी वेबसाइट पे आके बटन तो नहीं दबा सकता, वो सिर्फ मुझे बता सकता है कि मैं वहां पे बटन होगा, उसको दबा पंखा खुल जाएगा, यही बता सकता है ना। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? एलएलएम का इनपुट आउटपुट हमारे लिए काफी नहीं है, बीच में अभी भी ह्यूमन चाहिए। किस काम के लिए? फंक्शन को कॉल करने के लिए ह्यूमन को चाहिए हमें फंक्शन कॉल करने के लिए। अब मुझे पता है अगर मेरे पास प्रोग्रामिंग में 10 फंक्शन लिखे हैं अलग अलग काम के लिए, और चैट जीपीटी को मैं बता दूं भाई मेरे पास 10 फंक्शन है, ये वाला काम करना है, बताओ क्या करूं? चैट जीपीटी ये तो बता देगा 10 में से कौन सा, बता देगा। लेकिन वो 10 में से वो वाला फंक्शन कौन कॉल करेगा? वो मुझे कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम पता है हम एलएलएम को, अच्छा कोई तुबा वसीम यहाँ पर सेटिंग मेरे पास ह्यूमन का डिसीजन कौन ले रहा है? एलएलएम। सिर्फ बचा कौन सा काम? एक्शन। कौन सा काम बचा? एक्शन वाला काम बचा। अब नॉर्मली जब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ा ली है तो सिर्फ एक्शन कॉल कराने के लिए ह्यूमन को रखना सही बात है, क्योंकि इंटेलिजेंस तो हो चुकी है, अब तो सिर्फ नाम पढ़ के कॉल करना है और क्या करना है। तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग एलएलएम को कॉल करते हैं, वो आपको एलएलएम में इनपुट के बदले आउटपुट देता है। लेकिन एलएलएम की एक और फंक्शनलिटी है जो एलएलएम प्रोवाइड करता है, वो क्या करते हैं? इनपुट के बदले में आउटपुट तो देते हैं, साथ साथ दूसरी चीज भी दे सकते हैं। वो क्या है? फंक्शन नेम, जिसको हम बोलते हैं टूल कॉलिंग। क्या बोलते हैं इसको? इसका सही नाम देते हैं टूल कॉल नहीं करेगा, ये सिर्फ बताएगा भी कि ये नाम है, जाके कॉल करेगा, कॉल नहीं करेगा। अगर इनपुट में मैं सवाल पूछता हूं तो मुझे जवाब दे देगा, इनपुट में मैं फंक्शंस के नाम दूंगा तो मुझे उसमें से कोई एक का नाम बता देगा। हो सकता है मेरे पास 4 फंक्शन हो, एक है पंखा खोलने का, एक है लाइट खोलने का, एक है लैपटॉप खोलने का और एक है, लेकिन मैं आगे चैट जीपीटी को बोलूंगा 4 फंक्शन है, पंखा, लाइट और स्क्रीन, और क्या था तीसरी चौथी चीज? लैपटॉप। और ये 4 में सवाल में क्या था? मेरे पास 4 फंक्शन है, पंखा खोलने का ये वाला फंक्शन, लाइट खोलने का ये वाला नाम है, स्क्रीन खोलने का ये वाला नाम है, लैपटॉप खोलने का ये वाला नाम है। मुझे ये बताओ कि इलामा इकबाल कब पैदा हुए थे? अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं तो बदले में मुझे ये बताएगा ये वाला फंक्शन कॉल कर लो, या डायरेक्ट जवाब दे देगा? डायरेक्ट जवाब दे देगा, क्योंकि उसको पता है इस बार फंक्शन कॉल नहीं करना। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी, या तो बोलेगा ये टूल कॉल करो, या तो यहाँ बोलेगा आउटपुट। अभी आप लोगों की नॉलेज में ये वाला है, लेकिन ये वाला भी फीचर उसके पास है, आप लोग इस्तेमाल नहीं करते, वो बता देंगे, हम लोग करते हैं। अब एज अ प्रोग्रामर अगर मुझे कोई किसी लिस्ट में, किसी वेरिएबल में या किसी भी फॉर्म में रख के ये बता दे कि फंक्शन का नाम है, तो क्या मैं एज अ प्रोग्रामर सोच रहा हूँ मेरे पास प्रोग्राम में कोई आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट में फंक्शन का नाम लिखा होता है, सही है? हम सोचे नाम मिल गया, मतलब कहीं रखा हुआ है, अपने एलएलएम को मिल जाता है। क्या एज अ प्रोग्रामर में कोई ऐसी कोडिंग लिख सकता हूँ नाम उठाकर फंक्शन को कॉल कर? पॉसिबल है? इतना कुछ तो बन गया, जितना भी हम ना करना हमारा क्या फायदा? ऐसा ही है। तो अगर एलएलएम ने फंक्शन टूल कॉलिंग दी तो हमने क्या करा? उस पे इफ लगाया, हमने कहा इस नाम का फंक्शन मेरी प्रोग्रामिंग में कहीं पे है, हमें नाम लगा है, इफ में आ जाता है ना, है या नहीं है? हमने क्या करा? उसको उठा के कॉल कर दिया, रिटर्न आ जाएगा, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन हो जाएगा, जो भी काम था वो काम हो जाएगा, रिटर्न भी आ जाएगा कि हुआ या नहीं हुआ, रिटर्न मार देगा। तो इसका मतलब जो एक्शन वाला काम था वो भी हो सकता है, लेकिन उसमें किसकी जरूरत है? प्रोग्रामर की। और नाम उठाया, नाम को ढूंढा, कॉल ढूंढना क्या है, नाम को देखना है या नहीं है, उसको कॉल खिलाया, उसको पैरामीटर दिया, रिटर्न आ गया। एक प्रॉब्लम है, रिटर्न में तो कुछ भी आ सकता है, रिटर्न में आप फ्लैट नहीं हुई, हो सकता है रिटर्न में आया कि एरर, हो सकता है रिटर्न में आया कि भाई ये फंक्शन जो है दुबई के अलावा कोई और फ्लाइट बुक करो, दुबई के अंदर मसला चल रहा है, दुबई में फ्लाइट्स नहीं है, या दुबई को भी मसाइल हो गए, वहां की फ्लाइट्स नहीं, कुछ भी आ सकता ना। तो ऐसा इंटेलिजेंट हमने क्या करा?
हम फंक्शन का रिटर्न आने के बाद ह्यूमन को दिखाएंगे एरर। ह्यूमन फिर एरर देख के सोचेगा कि हुई या नहीं, देखेगा ना ह्यूमन। क्या हम दोबारा एलएलएम को इन्वॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, अगर फंक्शन रिटर्न आया हमने दोबारा एलएलएम को दिया, हमने बोला बताओ काम हुआ नहीं हुआ। एलएलएम ने देखा हो तो गया यार काफी, या एलएलएम ने बोला नहीं काम नहीं हुआ, या एलएलएम ने क्या काम बुकिंग का फ्लाइट के बजाय दूसरा एक फंक्शन है वो करेगा, कुछ भी बता देगा और हम उसका जवाब देके आगे हमने यूजर को दिखाया। ये तो आइटरेशन चली है, पहले एलएलएम के पास गए, फिर फ्लाइट बुक के पास आया, फिर यहाँ आया, फिर दोबारा रिपीट हुआ, दोबारा एलएलएम के पास गए। तो आइटरेशन है ये प्रोग्रामिंग में। कौन सी लॉजिक से होती है? किससे होती है? लूप से। ये तो आपके सामने पंखा चल रहा है, यहाँ पे आगे चल रहा है, आगे बढ़। इस पंखे के पीछे कौन सा लूप लगा हुआ है? लूप का नाम क्या है? क्या नाम है? व्हाइल लूप लगा हुआ। तो मैं क्या करूंगा, मैं एज अ डेवलपर एक व्हाइल लूप लगाऊंगा, सही है। और जो भी यूजर का इनपुट आएगा स्टेप बाय स्टेप मैंने लगाया होगा प्रोसेस। इनपुट आया तो एलएलएम के पास गए, आउटपुट आया, इफ लगा हुआ, अगर आउटपुट आया तो रिटर्न, व्हाइल लूप ब्रेक। अगर आउटपुट के बजाय टूल कॉलिंग आई तो व्हाइल लूप अभी पहली इटरेशन चल रही है, अभी दूसरी इटरेशन भी नहीं है, व्हाइल लूप के कोड चल रहा है। क्या हुआ? इनपुट एलएलएम, आउटपुट, आउटपुट आया, व्हाइल लूप ब्रेक, पहली इटरेशन ही ब्रेक हो गई, व्हाइल लूप एक से ज्यादा बार नहीं चला। अगर आउटपुट नहीं आया बल्कि टूल कॉलिंग आ गई तो हमारी इफ ने क्या करा, फंक्शन कॉल का रिटर्न आया, व्हाइल लूप की दूसरी इटरेशन चली। तो दोबारा सेम प्रोसेस क्या था, दोबारा क्या हुआ, वो जो रिटर्न आया था वो क्या बन गया, जो रिटर्न आया था दूसरी इटरेशन की नहीं क्या बन गया, जो हमारे पास रिटर्न आया था पहली इटरेशन में, पहली राउंड में, दूसरी राउंड में क्या बना वो, मजा तो उसके बाद दोबारा एक इटरेशन में क्या क्या हो रहा है, पहली इटरेशन में काम क्या क्या हो रहा है, इनपुट आ रहा है, व्हाइल लूप का पहली बार चला, पहली बार बॉल घूम रहा है चक्कर, क्या हुआ, इनपुट आया, कहाँ भेजा, कहाँ भेजा, एक काम करें, जवाब का हमने क्या लगाया, एक लगाया, जवाब अगर आउटपुट है तो क्या करा, व्हाइल लूप ब्रेक हो गया, जवाब आ गया। अगर जवाब आउटपुट नहीं है तो क्या करा, टूल कॉलिंग होगा, तो हमने देखा फंक्शन कॉल करा, फंक्शन का रिटर्न आया। अभी तक कौन सी इटरेशन है, पहली। जैसे फंक्शन रिटर्न आया हमने क्या करा, व्हाइल लूप की दूसरी इटरेशन। अब इनपुट की वेरिएबल में क्या रखा हुआ, फंक्शन का रिटर्न रखा हुआ, इनपुट में फंक्शन रिटर्न। अब दोबारा इटरेशन भी चलेगी, कोड तो चेंज हो जाएगा ना दूसरी इटरेशन में, सेम कोड दोबारा चल रहा है ना, तो सेम कोड में दोबारा क्या हुआ, इनपुट एलएलएम के पास गया, फिर दोनों में से कोई एक चीज आई, फिर दोनों में से जो भी चला, इस तरह लूप चलता रहेगा जब तक क्या नहीं आ जाता, जब कब तक लूप चलेगा, जब तक ये टूल कॉलिंग आती रहेगी लूप चलता रहेगा। जैसे ही उसको आउटपुट मिलेगा वो क्या करेगा, शो करा देगा व्हाइल लूप। एज अ प्रोग्रामर मेरे पास इसके अलावा कोई और लॉजिक है? आप लोगों को अगर मैं सेंट डाल दूं तो कितने लोग कहते हैं हम व्हाइल लूप लगाएंगे, कितने लोग व्हाइल लूप लगाएंगे? रीजन क्या होगी व्हाइल लूप लगाने की? ताकि सेम प्रोसेस को मोर देन 1 टाइम चलाया जा सके। और अगर व्हाइल लूप नहीं लगाते नुकसान क्या होगा, एक बार चला रिटर्न आ गया, बात खत्म, ब्रेक हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं रिटर्न में कुछ भी आ रहा है, हमें तो पता ही नहीं है, हमें एलएलएम दोबारा चाहिए पूछने के लिए रिटर्न किया है, क्यों ऑटोनोमस से पूरा होता है, इसमें मैंने तो दोबारा लिया खा लिया, ऑटोनोमस से तो पूरा खाना खा लिया। तो मुझे बताएं एज अ पाइथन डेवलपर ये व्हाइल लूप लगाना है कि लगाना है, एलएलएम को क्वेश्चन भेजना है, एलएलएम को क्वेश्चन भेजना पड़ता है, स्टेट एक होगी, उसको इनपुट देता है, उसका आउटपुट आता है, जो आपने नेटलिस्ट में पढ़ा है वो कुछ लोगों को नहीं बता रहा था, होता क्या है, एपीआई होती है, रिक्वेस्ट पढ़ा था क्वार्टर 1 वालों ने पढ़ा था ना, इसमें क्या होता है, एपीआई कॉल करते थे, रिटर्न आया, एपीआई मतलब किसी और एपीआई का मतलब है मैंने कॉल मिलाई, कॉल मिलाकर कोई ना कोई बात बोली, उसका मैंने जवाब दिया, मैंने किसी दोस्त को कॉल लगाई, मैंने उसको कोई बात बोली, उसने मुझे जवाब दिया, इसको हम बोलते हैं एपीआई। तो जो चैटजीपीटी ना उसने भी अपनी एपीआई दी, वो पता मुझे कॉल लगाओ, मुझे बात बोले, मैं आपको जवाब दूंगा, सही है। तो ये जो एलएलएम वाली पार्ट है ना, इसका मतलब हम चैटजीपीटी को कॉल लगाएंगे, उसको बात देगा और हमें जवाब देगा, सही है। कॉल लगाने का तरीका क्या होता है, उसको हम एपीआई बोलते हैं।
अब ChatGPT हमारे में डायरेक्ट हम जानते हैं, उसका सिस्टम दिया हुआ है, ऐसे कोड लगाओ, नंबर तरीके का बताया, ऐसे कोड लगाओ तो मैं आपकी बात सुन के जवाब दूंगा। अभी हम जो जाते हैं ChatGPT के डैशबोर्ड पे जाते हैं, एज अ प्रोग्रामर हमारा कोड ChatGPT के पास जाएगा, हम नहीं जाएंगे। सही, तो सही नहीं हमारी हमारी नहीं डैशबोर्ड है और कोड की नहीं है। सही। अब वाइल लूप हमने क्यों लगाया ताकि भाई बाहर खड़े में हम एक इटरेशन चलाएं, जब तक काम नहीं होता वो चलता रहे काम हो जाए वापस। सही है। अब मुझे ये बताएं, ये वाली कोडिंग पाइथन में कितने लोग कह रहे हैं हाँ अगर मैं ट्राई करूंगा तो मैं कर सकता हूं? कितने लोग? मेरे भाई भी बाहर खड़े। ये जो आपने कोडिंग करी है सारी, इस कोडिंग के बदले में जो प्रोडक्ट आएगी, उस प्रोडक्ट का नाम है एजेंट्स। क्या नाम है? एजेंट्स। मतलब LLM से काम कराकर जवाब ला रहे हैं और अचीव क्या हो रहा है? ह्यूमन की रिप्लेसमेंट हो रही है। अगर दूसरे अल्फाज में कहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई। अब मुझे ये बताइए, इमोशनल इंटेलिजेंस मेरे वाइल लूप के पास है या इमोशनल इंटेलिजेंस LLM के पास है? LLM के पास है, लेकिन मेरा कोड उस LLM की मदद से काम पूरा करवा के दे रहा है। LLM का सिर्फ जवाब दे रहा था, काम तो नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा कोड LLM का जवाब लाकर उसका फंक्शन कॉल कर देता, मतलब एक्शन हो जाता, मतलब पंखा खुल जाता या फ्लाइट बुक हो जाती 10 11 12 या आउटपुट आता तो वो दिखा देता। तो जो मैंने कोडिंग लिखी है, इस कोडिंग का नाम है एजेंट्स, इससे जो बनके प्रोडक्ट आ रही है वो है एजेंट्स। 12 से पहले। तो उसका मतलब पाइथन का डेवलपर एजेंट्स बना सकता है, उसको LLM की API मिल जाए, बना सकता है। और जो बना रहा है वो क्या है? एजेंट। वो जो कोड लिख रहा है वो क्या है? एजेंट्स। तो ये जो ऑटोनोमस पावर है, इसकी अचीवमेंट हमारा कोड कर रहा है डायरेक्ट, यस कर रहा है ना कोड, लेकिन कोडिंग हमारी जो है वो हेल्प किसकी ले रही है? इमोशनल इंटेलिजेंस में LLM की, क्योंकि कोडिंग के बाद अपनी जो इंटेलिजेंस थी, अभी हमने देखा कोडिंग इंटेलिजेंस की बात की, वो बेचारी क्या करें, इसकी बात है, इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। वो काम जनरेटिव AI। और जो अभी आपने कोडिंग लिखी है जिसमें आप LLM का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है एजेंटिक AI। क्या है? ये दोनों अलग अलग फील्ड है। जनरेटिव AI LLM वाला पार्ट है, उन्होंने बना के रख दिया, काम हो गया। और हमारा एजेंटिक मतलब LLM के ऊपर एप्लीकेशन बनाना, उसका हम एप्लीकेशन नहीं बोलते, एजेंट्स बोलते हैं। कितने लोगों को एजेंट्स वाली बात क्लियर है? ठीक है। सवाल ये है, आप लोग पाइथन इस्तेमाल करते हैं? अपनी क्यों नहीं बनाई आपने? क्योंकि व्हील जब मौजूद है तो अपना क्यों बनाए? बना बनाया व्हील इस्तेमाल करिए। आप में से जिन लोगों ने वेब डेवलपमेंट करी है, वो लोग वेब डेवलपमेंट में एक लाइब्रेरी, एक जो है वो लिखते थे स्टाइल शीट, CSS से डिजाइनिंग होती है, लेकिन आप लोग टेलविन या बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी इस्तेमाल करते थे, तो उससे भी डिजाइनिंग होती थी। फर्क क्या था टेलविन या बूटस्ट्रैप में? बनी बनाई चीजें मिल जाती थी, तो उसको इस्तेमाल करने का फायदा क्या होता था? वो काम हम CSS में कर सकते हैं, जो काम टेलविन या बूटस्ट्रैप करके CSS में हो सकता है आराम। लेकिन हम क्यों जाते थे टेलविन पे या बूटस्ट्रैप पे? क्योंकि जब व्हील बना हुआ है तो हमें क्या जरूरत बनाने की, बना बनाया सामान टाइम बचाएं, आगे बढ़े। तो इसी तरीके से ये जो सारी कोडिंग मैंने आपको बोली है, लूप लगाना, ये करना, ये सब कुछ करना, ये कोडिंग आप बिल्कुल लिखते हैं, लेकिन आपसे पहले कुछ कंपनीज ने ये कोडिंग करके ऑलरेडी बिजनेस की लाइब्रेरीज बना दी, जैसे CSS के केस में बूटस्ट्रैप आई थी और टेलविन आई थी। इसी तरीके से कुछ कंपनीज ने लाइब्रेरीज बना दी हैं और वो रख दी हैं। उसमें से एक फ्रेमवर्क के लाइब्रेरी का नाम है, जो हम यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा रहे हैं। नाम आप लोग बताएंगे, क्या नाम है? OpenAI एजेंट्स SDK। यहाँ पर हम इसकी वेबसाइट पे खोलेंगे। ये अब नॉर्मली जो काम ये कर रहे हैं, हमें क्लियर तो हो गया वो काम क्या? क्लियर हो गया? जो काम OpenAI SDK कर रहा है वो काम अभी पाइथन डेवलपर कर सकता है, लेकिन OpenAI SDK पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक काम हो चुका है, उसकी चीजें आ चुकी हैं, तो बेहतर है हम आगे बढ़ें, इसको इस्तेमाल करें, अपना फोकस बिजनेस पे लेके जाए। टेक्निकल काम तो सारा ही कर चुके हैं, हमें सिर्फ इनको सॉल्व करना और इस्तेमाल करना है। लेकिन क्या ये OpenAI SDK इंटेलिजेंट है? नहीं। ये किसकी मदद से इमोशनल इंटेलिजेंस कर रहा है? LLM की मदद से। तो इसका मतलब ये सिर्फ एक कोड है जिसमें व्हाइल लूप चल रहा है, इंडेक्स चल रहा है, ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, और मेरा टास्क लेकर उस पे सारा
वन बाय वन काम कर रहा है। पीछे एलएलएम के बगैर इंटेलिजेंस तो है ही नहीं, वरना मैं तो पाइथन में भी नहीं कर पा रहा था, इफ एल्स नहीं रहा, तो ये कैसे कर लेगा अगर इसके पास टेक टेक्नोलॉजी थोड़ी है। तो एजेंट्स का मतलब क्या है, जो एलएलएम्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा था एआई एजेंट फर्स्ट। इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन की इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पार्ट ह्यूमन के पर्याय कौन संभालेगा? एलएलएम देख रहा होगा बैकग्राउंड पर, हमारे लिए एजेंट हो। सही है? तो एजेंट, अब आप दुनिया में जितनी भी एप्लीकेशन देखते हैं वो सब के पास एजेंट लगा हुआ है इस वक्त? नहीं लगा हुआ। जितनी भी एप्लीकेशन देखते हैं, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंट जो इमोशनल इंटेलिजेंस का टास्क है वो ह्यूमन को करना पड़ता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग इमेल्स का क्या करें। लेकिन आपको लगता है फ्यूचर में जो एप्लीकेशन है उनको ये करना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस एलएलएम की इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इसका मतलब सारी एप्लीकेशन एजेंटिक के ऊपर शिफ्ट होंगी। सही है? जैसे हम बोलते हैं ना इस्लाम और इस्लामिक, फर्क क्या है? हेलो बजा रहा है। सही है? तो ये वर्कफ्लो स्टेप बाय स्टेप काम। तो ऐसा प्रोग्राम है जब हम एजेंटिक पे काम करेंगे तो हम हो सकता है वर्कफ्लो बनाएं या कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करें। सही है? तरीका इस्तेमाल करें। अब हम आते हैं, हम ये देखते हैं ओपन एआई एजेंट्स। मैं टर्मिनल में आया, मैंने कहा पिप इंस्टॉल ओपन एआई एजेंट्स, नाम सही है? यूबी से कर लेते हैं, यूबी सीखा नहीं है ना। पिप सबको आता है, पिप से कर लेता हूँ मैं, क्यों सारे सिखाएंगे तो। सही है ना? हमने क्या करा, एक लाइब्रेरी मतलब किसी और का मॉड्यूल कोड अपने पास छोड़ देंगे ताकि उसको इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि अभी जो हमने सीखा हुआ है जो काम कर रहा है वो पाइथन डेवलपर भी कर सकता है, लेकिन वही बात है वी बना हुआ हम क्यों बनाना, उनका इस्तेमाल करेंगे। और ये सबसे बेस्ट है सब हमारे लिए, अगर हम जाके गूगल पे इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। ओपन एआई के प्रोफेसर क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट। दो चीजें इंपोर्ट करेंगे, एजेंट की क्लास है रनर की क्लास, दो क्लास है। अब पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर आप लोगों को क्लास का मतलब बताने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूँगा, वेरिएबल बनाऊंगा, इसका मैं नाम रखूंगा किसी भी नाम, मैंने बोला एजेंट ही नाम रखूंगा, मैं जाने। इसमें मैं क्लास कॉल करूँगा एजेंट की, इसको कॉल करूँगा और इस पर लिखूंगा इसका नाम। जाहिर बात है एजेंट बनाना कोई ना कोई नाम तो होगा ना। तो हमने एजेंट का नाम बताया, हमने कहा क्या नाम होना चाहिए भाई, हमने कहा असिस्टेंट। तो ये नाम मैंने क्या कर रखा, खुद भी रख सकता था ना, मैंने कहा नाम असिस्टेंट। दूसरा नंबर पे इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने क्या रखा, खुद ही आगे चले, एन एआई असिस्टेंट दैट हैज वेरियस टास्क। ये वाला और आसान कर देते हैं, कैसे मैं लूं, कैसे आर हेल्पफुल असिस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं। एक्चुअली में प्रॉम्प्ट लिखने स्किल होती है, एलएम से जब बात करते हैं तो हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो हम ये चाहते हैं जब हमारा एजेंट जाए तो उसकी भी कोई डेफिनेशन वो भी अपना आप को रिकॉग्नाइज करे, मैं एक असिस्टेंट हूं जो हेल्प करता है लोगों को, या वो कहे मैं एक फ्लाइट बुकिंग एजेंट हूं, या वो कहे मैं डॉक्टर हूं, या वो कहे मैं इंजीनियर हूं, या वो कहे मैं टीचर, कुछ भी अपने बारे में कहे, ताकि एलएम उसकी बात को जवाब उस तरीके से दे। वो बोले अच्छा ये बंदा इसका उसी लिए हमने एजेंट की डिस्क्रिप्शन लिख दी ताकि जब ये एलएम के पास जाए तो इसके बारे में कोई ना कोई एलएम जानता हो। इसके अलावा अभी इतना काफी आगे ये बन गया एजेंट। अब एज अ प्रोग्राम हमारे ये बात आप अच्छे से जानते हैं, क्लास कॉल करते हैं तो पैरामीटर्स देते हैं, रिटर्न में क्या आता है, क्या आता है कितने लोग कह रहे हैं क्लास को कॉल करने के बाद एट्रीब्यूट्स आते हैं? एंड यस प्लीज बताए ना, क्या डर थोड़ी है कोई? कितने लोग इससे डिसएग्री करते हैं? नहीं, चलो इतना वाइबा काफी है, ठीक है।
हमें क्या मिलता है बदले में स्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसका मतलब कि एजेंट के इस वेरिएबल में क्या सेव हुआ होगा ऑब्जेक्ट, इसकी डेटा टाइप के तौर पर मैं इसको लगा सकता हूं ऐसे लगा सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, क्या ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, सिर्फ एक डेटा है, सिर्फ एक डेटा रिटर्न रिटर्न का फंक्शन करता है या मेथड्स करता है। अब ओपन ये इंडस्ट्री ने क्या करा, उसने कहा समझ जाएगा, उसने कहा भाई एजेंट एक को दो तीनों पता नहीं कितने बनाने वाले को करे, फिर एजेंट को चलाना है। तो एजेंट को बनाना और चलाना अगर मैंने एक साल लिख दिया तो हर एजेंट को अलग अलग चलाना पड़ेगा, मसला हो जाएगा। जबकि हमारे केस में हम लूप लगा रहे हैं, वाइल लूप, वो वाइल लूप तो ऐसा होना चाहिए कोई भी इस्तेमाल करे, मतलब 6 एजेंट 6 वाइल लूप, कितना खतरनाक काम है। एक ही वाइल लूप को जो भी एजेंट है उसको दे चलाए, वो ऐसा प्रोग्रामर नहीं होता है। तो ओपन एआई ने भी एजेंट को अलग कर दिया और एजेंट के रनर को अलग, रनर मतलब वाइल लूप, सही है। एजेंट को रनर को अलग अलग, ताकि एजेंट कोई भी लाओ रनर अलग है, एजेंट अलग, चलाने वाला आदमी अलग और बनाने वाला, ये एक ऑब्जेक्ट है और एक फंक्शन। अब हमने क्या करा, हमने कहा भाई आउटपुट लाना है, यहाँ पे जो भी रनर देगा तो आउटपुट देगा ना भाई। हमने कहा रनर डॉट रन, कुछ भी इसमें 3 होते हैं, रन स्ट्रीम या स्कैन और रन ऐसे। हमने कहा रनर ऐसे इसको कॉल करा और इसको अभी कुछ डेटा देना है। मुझे पता है इस तरीके से अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो क्या ये मेथड होगा, यस कितने लोग बोलेंगे मेथड होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये रनर जो एक क्लास है, नॉर्मली अगर मैं किसी क्लास को कॉल करता हूँ तो उसका इंस्टेंस बनाता हूँ, इंस्टेंस कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, फिर इस आउटपुट को डॉट करके हम मेथड को कॉल करते हैं, यही था। यहाँ पर हम क्या करें, डायरेक्ट क्लास को डॉट करके मेथड कॉल करते हैं। तो एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर क्या ये चीज पॉसिबल है, कितने लोग डिसएग्री करते हैं, आप बोले नहीं इंस्टेंस को डिसएग्री, आप डिसएग्री कर रहे हैं। क्लास का मेथड कैसे, मेथड का स्टेंस का होता था, हम तो मेथड का ऑब्जेक्ट बनाते थे, क्लास मेथड, फिर इस ऑब्जेक्ट का स्टेंस कॉल करते थे। नॉर्मली तो ये होता ना, आउटपुट आया पहले, फिर इस आउटपुट के रन को इसको कॉल करता है या रन सिंग कॉल करता है। ये डायरेक्ट क्लास से कॉल हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर कितने लोग एग्री करते हैं, हो सकता है कैसे, क्योंकि क्लास लेवल मेथड भी बनते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। अगर मैं रन सिंग पे क्लिक करूं और मैं इसके अंदर हो जाऊं तो क्या बना हुआ है, क्लास में था। लेकिन ये बात जानने की नहीं क्या हमें इसका कोड खोलना जरूरी था। एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर हमें ऑलरेडी पता है कि ये जो रन सिंग है इसके पीछे कोडिंग क्या है। तो इसीलिए आप लोगों को कहा था अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तैयारी के साथ प्रोडक्ट खोलना आएंगे तो आपको हम जो चीज दिखाएंगे इसके बिहाइंड का चल रहा है आपको खुद ही नजर आएगा, बगैर दिखाए बगैर बताए, क्योंकि आप खुद ही माइंड में लॉजिक बनाएंगे। रन सिंग जो है क्लास मेथड होगा, ये कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा, ऐसे वेरिएबल जा रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, सही है। तो इसीलिए हमें इसके पीछे क्या चल रहा है बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पहले से मालूम है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर और वैलिडेशन मैंने करवा दी, जब मैं रन सिंग पे गया तो ये क्या था, क्लास मेथड, और ऊपर आया तो रनर के नाम से क्लास होनी चाहिए। ये समझे। तो आप लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आने का फायदा क्या है कि जो चीज लिखेंगे हम उसका बैकग्राउंड आपको पहले से पता है, बगैर देखे बगैर जाने आपको खुद ही पता है पीछे ये सब चल रहा है। मुझे बता आगे का बताओ, मुझे पता है पीछे क्या स्ट्रक्चर है, क्या हो रहा है, क्या कॉल हो रहा है, क्या रिटर्न आ रहा है, क्या पैरामीटर जा रहा है, क्या पैरामीटर आ रहा है, सब पता है मुझे बस आगे का बताओ करना क्या है, क्या चीज कैसे करनी है। हाउ से मुझे कोई मतलब नहीं है, व्हाट से मुझे मतलब है, सही है। रन सिंग हमने कॉल करा, अब जाहिर बात है रन सिंग मेरे एजेंट को तो नहीं जानता ना, हमने बोला रन सिंग को तो कोई भी एजेंट है, उन्होंने करा अलग अलग इसमें, तो हमने इसको क्या कहा, पहले नंबर पे कहा फर्स्ट एजेंट, स्टार्टिंग एजेंट में हमने एजेंट का वेरिएबल जो बनाया था वो दे दिया। फिर जाहिर सी बात है यूजर का इनपुट क्या है, हेलो आगे कुछ भी लिख सकते हैं, लिख के चलाया आउटपुट आ गया, इस आउटपुट का हमने प्रिंट करवा दिया, हमने कहा आउटपुट डॉट, हाँ मैं वही हूँ, फाइनल आउटपुट कौन सा, एक्चुअली इसका रिटर्न आ रहा है, रिटर्न में बहुत सारी चीजें लेके आ रहा है, बता दिया था अस्मा वाली। इसकी जाहिर सी बात है कोई डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी के अंदर फाइनल आउटपुट का एक की होगी और उस की का अंदर हमारा एक्चुअल आउटपुट आता है।
हमें इसके बारे में डायरेक्ट जानने की जरूरत नहीं, हमें ये बात मालूम है। अगर हम इसके अंदर इंटर हो तो हमें पता देखिए ये क्योंकि हम ओपन एआई एसडीके इस्तेमाल करते हैं। ओपन एआई एसडीके उसी का एक एलएलएम मॉडल है ओपन एआई का, बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो उसने क्या करा, बाय डिफॉल्ट जब आप नहीं बताओगे तो वो अपनी एपीआई खोल देगा जब आप नहीं बताओगे। इसके लिए हमें एक एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला काम करना होता है, और आप में से किसी को एनवायरनमेंट वेरिएबल पता है जो .env बनाते थे ये सब, वो है एक प्रॉब्लम है। ओपन होता क्या है, ओपन एआई का एलएलएम अपनी जो एक्सेस है किसी को फ्री में देगा, इतना जबरदस्त अपनी प्रोडक्ट किसी को फ्री में नहीं देता, थोड़ा सा एक्सेस देते, एपीआई भी फ्री में नहीं देंगे। ओपन एआई की एपीआई जो है वो पेड है, फ्री नहीं। दूसरा, इतने सारे हजारों डेवलपर्स हैं, आपकी एपीआई आप इस्तेमाल करें, मेरी एपीआई मैं इस्तेमाल करूं, उसके लिए क्या होगा, पासवर्ड। फेसबुक पे भी होता है ना, जाते हैं पासवर्ड लगाओ, तो ओपन एआई ने भी अपनी एपीआई को पासवर्ड लगाया हुआ, जिसको हम बोलते हैं एपीआई की या उसका सीक्रेट। तो जो मैं बोल रहा हूं ना .env एनवायरनमेंट वेरिएबल वाली जो थोड़ी देर पहले बात की, उसका मतलब क्या, अपना पासवर्ड बताओ ताकि आपकी का अकाउंट इस्तेमाल हो, मेरा अकाउंट इस्तेमाल हो, और ओपन एआई आपके अकाउंट में चार्ज कर सके। बोले भाई इस बंदे ने इस्तेमाल करा तो इसी से पैसे मिले, तो उसने पासवर्ड दिया। तो नॉर्मली आपने उसका पासवर्ड यहाँ पर रखना होता है, एक वेरिएबल बना के, उस वेरिएबल बनाने का तरीका एनवायरनमेंट वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी हमारे पास एपीआई की नहीं है, एपीआई की बना लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ से बनती है। उनके पास जब हम थे थोड़ी देर पहले, हम ओपन एआई ओपन करते हैं, ओपन एआई की डैशबोर्ड है इस तरीके का, डैशबोर्ड जब हम ओपन करते हैं तो यहाँ से की क्रिएट होती है, तो आपको नजर आ रहा है क्रिएट न्यू सीक्रेट की का मतलब पासवर्ड। प्रॉब्लम क्या है, इनके पास जाके मिनिमम $5 मुझे पे करनी पड़ती, वन टाइम से डाले होता है ना, पिज्जा लेने जाते हैं तो पिज्जा ले लेता है, पिज्जा खत्म हो जाता है दूसरा ले लेता है, ना खाते हैं सही। मतलब ये महीना या सालाना नहीं है, ये बत्ती में आपको देगा टोकन। थोड़ी देर पहले टोकन क्या होता है समझ में आ गया थे, मतलब अपने हमारे इंग्लिश के वर्ड्स को, हर एक वर्ड को एक टोकन बोलता है। तो जब हम इनपुट देते हैं तो जितना बड़ा इनपुट होता है वो उसके देखता है टोकन कितना है, उस हिसाब से हमारा बिल बनाता है, उसको पता लगता है कि कितना इस्तेमाल करा, तो ये आपका इतना बिल हुआ। तो मिनिमम हमें $5 के टोकन खरीदने हैं, और अगर हम प्राइसिंग पाए, यहाँ पर प्राइसिंग भी होती है, प्राइसिंग पाए तो उसने यहाँ देखें प्राइस बताया हुआ है, और इस प्राइस में अंदर टोकन्स के पैसे बताए हैं, कितना टोकन है, मॉडल का नाम और इसके टोकन, और टोकन की तादाद कितनी है, 1 मिलियन टोकन। 1 मिलियन टोकन कितने में मिलते हैं, $2 और $8। इसने क्या करा, इसने इनपुट और आउटपुट का अलग लगा, इसने बोला सवाल पूछने का पैसा अलग, सवाल जवाब देने का पैसा अलग। इसकी रीजन ये, सवाल पूछने में इनपुट जो आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं, जवाब में 6 जा रहे हैं, गलत हो गया ना। और पूछने में बस वो वर्ड्स का पैराग्राफ दे रहा है, जवाब में वो 2 लाइन का जवाब दे रहा है, तो उसने अलग अलग रखे ताकि आपका नुकसान हो, उन्हें मिला के उसका तो मसला हो जाता है ना, पूछने के अलग और आउटपुट के अलग, इसी हिसाब से आपका बिल बने। आप देखना 1 मिलियन कितने सारे हैं, कितने वर्ड्स होंगे 1 मिलियन, फिर जाके $2 लग रहे हैं ऐसे, और $8 लग रहे हैं, तो देखा यार $10, 1 मिलियन जाना और 1 मिलियन वापस आना में $10 लग रहे हैं, जबकि नॉर्मली वापस आने में हमें कम टोकन चाहिए, ज़्यादा टोकन हमारे इनपुट में लगते हैं, आउटपुट में नहीं लगते, वो लॉजिक आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो उसका मतलब $5 अगर आपने लगा दिए इसके अकाउंट में, तो वो आपके पूरे क्वार्टर चल जाएंगे आराम से, क्वार्टर हर के इस्तेमाल करेंगे, खत्म नहीं होगा, मिलियन बहुत होते हैं। तो $5 आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये बात मुझे मालूम है कि $5 किसी की नहीं लगाना कोई बड़ा मसला नहीं है, कितना बनना 1400 समथिंग, 1500 अप्रॉक्सीमेट। मसला है कार्ड का, मसला है कार्ड का, जो वेबसाइट पर जाकर नंबर डालेंगे, 1500 तो कोई भी निकाल सकता है आपने, लेकिन कार्ड कहाँ से लाएंगे, ये मसला। कार्ड आपका कहाँ से बनेगा, आपके पास पायोनियर का एक प्लेटफॉर्म है, पायोनियर के नाम से, उस पर आप जाएं, अपना अकाउंट बनाएं। अगर आपके पास कोई क्लाइंट है जिसका आप पैसों का काम कर रहे हैं, आप अपने क्लाइंट को बोलें मुझे पेमेंट पायोनियर पे करें, तो पायोनियर पे क्या होता है, आप अकाउंट बनाएगा, अपना एक वर्चुअल कार्ड बना सकते हैं,
वर्चुअल कार्ड में वो आपका नंबर दे देगा जो वर्चुअली रहेगा, आपके हाथ में नहीं आएगा बल्कि ऐप के अंदर रहेगा और उसकी मदद से आप बाइंग कर सकते हैं जो भी। वो आपका डॉलर का कार्ड बन जाएगा और इसमें पैसे जो आएंगे वो किसी क्लाइंट से लेना पड़ेगा शुरू में थोड़ा बहुत। लेकिन जब तक कोई क्लाइंट नहीं है, पायोनियर का अकाउंट तो बना सकते हैं लेकिन पैसे नहीं आएंगे, कार्ड भी बना सकते हैं। फिर क्या करें? दूसरा ऑप्शन है कराची में कि आपके पास सादा पे और नया पे के प्लेटफॉर्म है। इन टर्म्स ऑफ फिनटेक कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि आप जाकर अपना अकाउंट बनाएं, वो आपको वर्चुअल कार्ड दे देंगे जो आपके मोबाइल में रहेगा, कोई कागज है और आप उसकी मदद से चार्जेस कर सकते हैं, मतलब इसको 1400 देकर अपने $5 के टोकन खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको पाकिस्तानी अकाउंट होगा उसको कैसे भेजना 1400 आसान होगा, किसी से भिजवा दें, किसी दोस्त को बोलना पड़ना से देना उसमें डलवा दें या जो भी तरीका आपको आसान है। अब प्रॉब्लम है अभी क्या करें, अभी तो $5 की टोकन नहीं है। अब ओपन एड्रेस जी के ना बाय डिफॉल्ट में अपनी भेज दी है लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, वो कह रहा आप दुनिया का कोई भी एयरलाइन में कोई भी एजेंट यूज करो, मुझे मसला नहीं, आपकी मर्जी, मैंने आपको फ्री में चीज दी है। हाँ अगर मेरी ये इस्तेमाल करोगे तो मैं पैसे लूंगा, और हर चीज तो फ्री नहीं है, कोई और चीज इस्तेमाल कर लो उसको दे दो पैसे। अभी तक मैंने एक्सपायरी को साइन अप लॉगिन करते हैं और यहाँ से हम अपनी एपीआई की बना लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल यहाँ से मेरी एपीआई की कर लेते हैं। अब लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एडिशनल कोडिंग आपने करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर आते हैं अपने स्टेप्स पे, हेलो एड्रेस पे आते हैं, हेलो एड्रेस वाले स्टेप को ओपन करते हैं जो जुपिटर नोटबुक पे बना हुआ है और इस स्टेप को हम अपने पास अपने कॉलर्स पे ओपन करते हैं। मैंने ओपन कर लिया, अभी तक आगे जाना पड़ेगा। जो हो गया ओपन, इसमें सबसे पहले क्या चीज स्टोर हो रही है, ये इंस्टॉलेशन हो रही है, ये मैंने कर ली। हो गई। ये वाला जो कोड है ना, सिर्फ जुपिटर नोटबुक के लिए एक्चुअली एसिंक्रोनस कोड चलाने के लिए ये ऐड करना पड़ता है जुपिटर नोटबुक वालों को, वरना उस पर चलता नहीं। हम रन सिंह रन एसिंग इस तरीके से कुछ चीज़ें चलाएंगे फ्यूचर में, तो उसके लिए अलाउ करना पड़ता है। तो ये कोड जुपिटर नोटबुक के लिए इसको आगे बढ़ा जाता है। इसमें क्या हो रहा है, कुछ चीज़ इंपोर्ट हो रही है, एड्रेस और रनर तो हमने करा, बाकी चीज़ें फ्यूचर में पढ़ते वक्त हम देख लेंगे। अभी हम इसको एड्रेस चला लेते हैं। ये है हमारा मेन कोड। इसमें क्या आ रहा है, एपीआई की, और एपीआई की कहाँ से आ रही है, जेमिनी एपीआई की। एक्चुअली ये वाला जो कोड है इसमें कोई टेंशन नहीं है, इस कोड को मैं ऐसे भी लिख सकता था, एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर एपीआई की जो भी थी वो लिख दी, समझ रहे हैं, ऐसे लिख सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोगों का एक्सपोज हो जाता है, बैठे हुए हर बंदा मेरी एपीआई की साफ देख रहा हो। तो तरीके का क्या होता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल एक बनाते हैं, वो क्या होता है कि मैं अपनी जो सब पासवर्ड वगैरह दूसरी चीज़ें होती हैं वो अपने कोड में लिखने वाले कहीं और रखता हूँ और वहाँ से रेफरेंस बना के इस्तेमाल करता हूँ। तो फायदे क्या होता है, एक्सपोज नहीं होती। अगर कोई मेरे लैपटॉप पे बैठा उसको तो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा स्क्रीन ओपन करने में कभी आगे बैठा हुआ पीछे कैमरा लगा हुआ था, सीधा एक्सपोज नहीं होगी। सेम चीज़ होती है, पासवर्ड लिखते हो बुलेट पॉइंट बना देते हैं। अब मैं बोल यार मैं घर में बैठ के लिख रहा हूँ, कौन देख रहा है, लेकिन एक सिक्योरिटी है बराबर में कोई बैठा हो, पीछे कैमरा लगाओ तो ये देख बुलाओ वाला बंदा ना देख ले मेरा पासवर्ड है भाई, मैं नहीं दिखा रहा। तो वही सिक्योरिटी यहाँ है, हम इसको ऐसे के बजाय ऐसे लिखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, कहीं और से जाके एपीआई ला रहा है, कहाँ से ला रहा है, ये क्वालिटी हमारे पास जुपिटर नोटबुक में है। जुपिटर नोटबुक में लेफ्ट हैंड की के नाम से होता है और अच्छा, अभी सर ने आपको बताया कि हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल किस लिए होते हैं, हाइड करने के लिए। अब जुपिटर नोटबुक की इसकी जो इसने गूगल कॉलर है, इसमें इसने साइड में एक ऑप्शन दिया की का, यहाँ देख रहे हैं हमारे पास नेम है और इसके साथ वैल्यू है। नेम हमारे पास की होती है, जैसे एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा स्टोर करने के लिए। इसी तरीके से अगर हम नाम से जाहिर होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल, मतलब ये भी एक वेरिएबल होते हैं, इनकी की होती है और वैल्यू। मकसद क्या होता है, चीज़ों को हाइड रखना। हम की को जब वहाँ पर पेस्ट करते हैं, सर देखिए यहाँ पर क्या है, जेमिनी वाइज करना है, ये जेमिनी एपीआई की है,
ठीक है। जेमिनी एपीआई की सर ने वहां पर गेट क्या करवाया, की से। तो जैसे ही सर, अच्छा वैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल को गेट करने का अलग तरीका होता है। यहाँ पर गूगल कॉलैब वालों ने अपना एक तरीका प्रोवाइड किया। इन्होंने कहा है कि गूगल कॉलैब से आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए, तो इनका हमने तरीका बताया, नीचे बता रहे हैं, ठीक है। यूजर डेटा से हम गेट करवाते हैं। यूजर डेटा गूगल कॉलैब से हमारे पास उन्होंने प्रोवाइड किया, और इसके बाद यूजर डेटा डॉट गेट का मेथड है, उसमें हम की नेम दे देते हैं। जैसे हमारे पास जेमिनी की जो एपीआई है उसकी की क्या है, जेमिनी एपीआई की। हमने जैसे ही की का नाम किया वो गेट करेगा की से। डिक्शनरी हमने पढ़ी थी, की से हम जब गेट करते हैं तो क्या हो जाती है उसकी वैल्यू। तो ये वेरिएबल है, जैसे हम की के नाम से गेट करते हैं तो एक्चुअल में क्या आ जाती है उसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अभी सर ने एक और तरीका बताया। सर ने भी बताया कि हम गूगल स्टूडियो से जाकर हमारी जो जेमिनी की है वो गेट कर सकते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं। एक और तरीका भी है, क्योंकि गूगल कॉलैब भी गूगल वालों की है और जेमिनी भी गूगल वालों की है। उन्होंने अपने इंटरनल इंटीग्रेशन के लिए यहाँ एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है, जेमिनी एपीआई। आप यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट भी करवाते हैं। आप जैसे इंपोर्ट की पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक या तो अधिक मॉडल ओपन कर देगा या आपको डायरेक्ट कर देगा, और इसी के जरिए आप डायरेक्ट एपीआई की क्रिएट करके यहाँ इंपोर्ट करवाते हैं। ये एक शॉर्टकट है, वरना वो तरीका भी अवेलेबल है, ठीक है। सर क्लिक करें, इंपोर्ट की भी क्लिक करेंगे, और ये यहाँ पर आपको एक मॉडल सर की पहले से क्रिएट हुई भी थी, यह कहेगा इंपोर्ट। ये और भी आ रही है, ठीक है, इंपोर्ट करें, हो गई, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, क्लियर है। ये और आ गई, पहले जेमिनी वाली की थी, अब गूगल एपीआई की आ गई, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल बनी हुई है ना, तो उसने आखिर में इसने 2 लगा दिया। उसने कहा पहले से थी तो दूसरे नाम पर 2 दे दिया। मैंने कॉपी करा ये नाम, और यहाँ पर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वेरिएबल की जगह मैंने क्या लिख दिया, गूगल एपीआई की 2, जिस नाम से भी बनी है, कोई भी नाम हो सकता था ना। ये आ गया इसमें। और नीचे क्या हुआ है, नीचे ना कुछ कॉन्फिग सेट हुआ है। एक्चुअली ओपनएआई एसडीके में बाय डिफॉल्ट वो ओपनएआई के पास जाता है। अगर आप अपना एलएलएम लगाओगे तो आपने कुछ और कोडिंग करनी पड़ेगी। वो जो कुछ और कोडिंग है उसको हम शॉर्ट में बोले कॉन्फिग अपनी सेट करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशंस अपनी सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो हमने सारी वर्किंग करी है, मॉडल का नाम बताया, ये सब करा है, एक्चुअली में हमने इस नाम से एक किसी भी नाम से एक रन कॉन्फिग बना दिया। ये रन कॉन्फिग क्या है, ये जब बनाते हैं जब एलएलएम किसी और का। इसका कोड बड़ा सिंपल है, यहाँ रखा हुआ है। टाइम कम होने की वजह से हम डायरेक्ट नहीं बता रहे, इसको चला लेते हैं। और एक्चुअली में जो कॉन्फिग हमने बनाया है वेरिएबल, हम कहाँ पास करेंगे, नीचे आए, थोड़ी देर पहले एजेंट बनाया था हमने। ये एजेंट का नाम रखा था, उसमें इंस्ट्रक्शंस रखी थी, सेम चीज़ें थी। इसके आखिर में एक मॉडल देना है हमें, क्योंकि ऊपर हमने मॉडल के नाम से एक बनाया हुआ है, इस नाम से ये रहा, सही है। एक चीज़ एडिशनल ये आ गई। दूसरे नंबर पे जो हमने रन कॉल करा था, रनर से कॉल करा था। पहले नंबर पे क्या था, स्टार्टिंग एजेंट। हमारे केस में हमने की वैल्यू ऑटोमेटिक यूज करे थे। हम यहाँ पर कौन से हुए, पोजिशनल ऑटोमेटिक यूज में। क्या ऐसा पॉसिबल है सेम चीज की वैल्यू पे भी चले, पोजीशन पे भी चले? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर दोनों चीजें चल सकती हैं एट अ टाइम, बिल्कुल चल सकती हैं, दोनों तरीके सही हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया पोजिशनल, मतलब की वैल्यू नहीं बताया, और यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट लिख दिया, लेकिन आखिर में क्या लिखा, रन कॉन्फिग और कॉन्फिग। तो कितनी एडिशनल चीजें पड़ी, एक रन कॉन्फिग में कॉन्फिग का वेरिएबल, सेकंड मॉडल में मॉडल का नाम। ये एडिशनल 2 चीजें हमने इंक्रीज करी हैं। और हमारा फायदा क्या होगा, हमारा कोड अब किसको कॉल करेगा, जेमिनी के एलएलएम के मॉडल को, और उसको अपना सवाल देगा और उससे जवाब लगाएगा। एक्चुअली में हमने एजेंट लिखा, लेकिन एजेंट अपने इमोशनल इंटेलिजेंस किससे कराएगा, एलएलएम से। यहाँ हमने एंटर करा, उसने कहा हेलो हाउ आर यू, जवाब क्या आया, हेलो एज अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल आई डोंट एक्सपीरियंस फीलिंग लाइक ह्यूमन, सो आई कैन से आई एम फीलिंग एनीथिंग, हाउएवर आई एम फंक्शनल। ये तुम बुरा मान लो, सही है, जो भी है भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस सब ऐसी होंगी ना। अब उसकी मर्जी, समटाइम होता है ना, किसी से हालचाल पूछते हो, एजेंट आ रहे थे तो वो थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशंस बढ़ गई। देखा जाए तो एजेंट बनाने का कोड सिर्फ इतना है। अब एज अ पाइथन डेवलपर अगर आप ऐसा सारा काम करते तो आप कम से कम लिखते ना 200 लाइन का कोड तो लिख ही लेते।
आपका टाइम बचा दिया, डायरेक्ट स्क्रॉल करो, डायरेक्ट चलाओ, एक्सट्रैक्शन आ गया। इसको भी हम एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, पीछे क्या चल रहा है हमें क्या लेना, हमें डायरेक्ट ऑर्डर। तो ओपन है इतने जी के ने हमारी जिंदगी आसान कर दी, कितना सिंपल सा कोड है, सिर्फ ये चलाना है और एजेंट रेडी। एक काम रह गया, अभी तो सिर्फ इनपुट आउटपुट आ रहा है, टूल फंक्शन कॉल नहीं है, वो हम आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आया। अब आप लोगों ने घर जाके क्या करना है, हमने यूपी में भी चला के देख लिया, हमने कॉलेज से भी चला के देख लिया, सेम चीज जो मैंने कॉलेज से चलाई वही आप यूपी भी चला सकते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोगों ने घर जाकर स्टेप नंबर 1 में आना है, पहले करना है यूवी को एक्सप्लोर सेटअप करना है, दूसरे नंबर पे ओपन राउटर है, लाइटर लेने में इसको थोड़ा एक्सप्लोर करें टेक्निकली लॉजिकली जैसे समझ में आता है, चौथे नंबर पे ये एजेंट वाला करना है। तो आपके घर के असाइनमेंट में 4 हमारे पास सीक्वेंस है 1 2 3 एंड 4। इसको बनाने के बाद आपका एक एजेंट बन जाएगा, जो एजेंट से आप अपना काम करवा सकते, जिसके ये एजेंट कंप्लीट हो जाए आप में से। आप वो तो सारा बैक एंड फ्रंट एंड तो है नहीं, तो आपके पास ऑप्शन नंबर 5 है चैनलिट। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे स्ट्रीमलीट था आपके पास, ये आपका यूजर इंटरफेस दे देता है चैटबॉट का। होगा क्या, जैसे चैटजीपीटी का इंटरफेस है ना, इनपुट लिख रहे हैं आउटपुट आ रहा है, ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आप इजीली लिंटिंग विंटिंग जगह पर पहुंच सकते हैं। 5वां स्टेप सिर्फ उसके नहीं, जिसके 4 कंप्लीट हो जाए उसके बाद टाइम बच जाए, अदरवाइज जरूरी नहीं है, 4 तक के काफी है, काम पूरा हो रहा है, बस वो दिखाने के लिए हम उसको 5वें पे जाते हैं। अब एक चीज जो बहुत जरूरी है, वो सवाल है। सवाल ये है, जब मैं चैटजीपीटी के पास जाके बोलूं माय नेम इज अमीन आलम, इनपुट दिया चलेगा। दूसरा सवाल मैं सेम चैट से पूछता हूँ व्हाट इज माय नेम, क्या जवाब देगा, योर नेम इज अमीन आलम। थोड़ी देर पहले मैंने उसको बताया, ऐसा ही है। अब अगर आप एलएलएम की दुनिया में जाएंगे तो इससे बिल्कुल चेंज है। एक्चुअली में एलएलएम की ट्रेनिंग किसने करी थी, अगर ओपन एआई की बात कर रहे हैं तो ओपन एआई की कंपनी ने ट्रेनिंग, मतलब उसको सिखाया, उसको डेटा दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस के टाइम पर मैं एलएलएम को कुछ भी नहीं सिखा सकता, सिर्फ मैं अपना प्रॉम्प्ट अच्छा से दे सकता हूँ ताकि वो मेरी बात समझे। मैं उसको समझा सकता हूँ, सिखा नहीं सकता, मतलब उसको ट्रेन नहीं कर सकता, बल्कि अपनी बात समझा सकता हूँ। ऐसा नहीं है मैंने उसको कोई बात बोली तो अपन ने अपने बात रखी कि भाई साकिब भाई ने ये बात बोली है, उसको उससे लेना देना नहीं है। उसने इनपुट लिया, इनपुट को समझा, उसका जवाब दिया, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब एलएलएम अपने पास कहीं पर भी किसी हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं करता, एलएलएम नहीं जानता कौन आया क्यों आया, बता जवाब, सवाल लाओ जवाब ले जाओ। उसको इस बात से मतलब ही नहीं कौन आ रहा है क्यों आ रहा है, उसको ये भी नहीं पता थोड़ी देर पहले कौन आया था। तो इसका मतलब एलएलएम की लॉजिक में अगर मैं एलएलएम को बोलूं माय नेम इज अमीन तो बोले ओके अच्छी बात है। थोड़ी देर बाद मैं आके पूछूं व्हाट इज माय नेम, तो एलएलएम को नहीं पता, उसको इस बात से लेना देना ही नहीं है कि क्या हुआ था, कैसे उसको ट्रेन करा हुआ, उस पर इनपुट आता है, जवाब देता है। अभी हमने डायग्राम देखी थी, उसमें कहीं था वो डेटा यहाँ रखा रहा साइड में, कहीं नहीं था, उसमें था इनकोड हो रहा है, डिकोड हो रहा है, इनकोड हो रहा है, डिकोड हो रहा है, बस और तो कुछ नहीं है। बनाने वाले ने चीज बनाई, इसने कहा मेरे को कॉम्प्लेक्स रखूं, मुझे क्या लेना यूजर से। तो इसका मतलब चैट जीपीटी पे जब हम जाते हैं, अपना इनपुट देते हैं और वो आउटपुट देता है, तो वहां पर एडिशनल केस क्या है, ये जो हिस्ट्री रखवाने का काम है ये डेवलपर ने करा हुआ है, एलएलएम के पास नहीं है। तो डेवलपर ने एक्चुअली में कोड लिखा हुआ है जिसमें वो यूजर की हिस्ट्री किसी लिस्ट में, हमारे नहीं क्या होगा, लिस्ट होगी ना, किसी लिस्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखवा रहा होगा, हर एक हमारी चैट को वो ऑब्जेक्ट में रख रहा होगा डिक्शनरी में, और हर एक डिक्शनरी को कहाँ रख रहा होगा, एक लिस्ट में। तो उसका मतलब वो लिस्ट किसी वेरिएबल में सेव हो रही होगी और वो कहीं पर स्टोर करवा रहा होगा। एज अ प्रोग्रामर ऐसे ही हो रहा होगा। और अब हम ये कहते हैं, चलो बात समझ में आ गई, हर एक चैट के ऊपर जो हिस्ट्री बन रही है वो चैट जीपीटी के डेवलपर ने अलग रखवाई हुई है, वो एलएलएम को नहीं मालूम। फिर एलएलएम को कैसे पता कि मेरा नाम अमीन है, क्योंकि अब मैं आपको लॉजिक क्लियर करूँ। होता क्या है, अगर मैंने एलएलएम को पूछा माय नेम इज अमीन, कितने टोकन बने, 4 टोकन। कौन से टोकन है, इनपुट टोकन है आउटपुट टोकन है, इनपुट। चैट जीपीटी ने बताया, बोला ओके अमीन, कितने टोकन बने, आउटपुट टोकन 2 बने। यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं,
कितने बने? 2। अब लॉजिकली तीसरी बार मैं जब कहूंगा व्हाट इज माय नेम, कितने टोकन बने? बजाहिर 4 बने, लेकिन जो डेवलपर ने कोडिंग करी वो क्या करता है, उसने जब मैंने ये भेजा मेमोरी में रखवा लिया, जब ये भेजा इसको मेमोरी में रखवा लिया। अब वो क्या कह रहा है, वो 4 नहीं भेज रहा, बल्कि ऊपर के 4 और 2 मिला के 6 भी भेज रहा है। वो 10 टोकन भेज रहा है, बजाहिर 4 हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, पुरानी हिस्ट्री भी उठा के भेज रहा है, क्योंकि एलएलएम किसी को नहीं जानता। वो क्या करेगा, पूरी हिस्ट्री देगा उसको इनपुट में, ताकि एलएलएम बोले अच्छा पहले ये बात हुई थी, ये लो सवाल का जवाब, आपका नाम अमीना है। अब प्रॉब्लम क्या है, जितनी चैट होती रहेगी उतनी हिस्ट्री बनती रहेगी, जितनी चैट होती रहेगी 1000 चैट हो गई हमारी, 1000 हिस्ट्री, कितने सारे टोकन, कोई ना कोई तो लिमिट होगी ना, करोड़ों में तो टोकन नहीं लेगा ना, कोई ना कोई लिमिट होगी, एक जगह पे आके रुक जाए। तो इसीलिए हिस्ट्री अलग मेंटेन होनी है। आप लोगों के पास, आप लोगों के दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके बिजनेस कहीं, आपके जॉब के पास व्हाट्सएप पर चैट है सबके पास, पूरे 2 साल 5 साल की चैट से, लेकिन पूरी 5 साल की चैट आपके डायरी कभी किसी काम की है नहीं। इसका मतलब वो डेटा होने के बाद भी लॉस है, कौन पड़ेगा उसमें? तो जो डेटा होने के बाद भी लॉस है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म है ना, जब था जिस वक्त मैसेज आया था उस वक्त काम का था, आप किस काम का, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब डेटे को जहाँ रखवाया मेमोरी बोलते हैं ना, मेमोरी में रखवाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जो आपके रेगुलर मैसेजेस है वो कौन सी मेमोरी है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। एक बार रिपीट करें, कौन सी मेमोरी? शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब इस शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म कैसे बनाएं? बड़ा सिंपल है। आपके दोस्त की आपके साथ चैट है 1 साल से, आप पूरी चैट को समराइज करें 4 लाइन में, 5 लाइन में, जितनी आपकी मर्जी, 10 लाइन में, और वो आप समराइज करके कहीं रख लें। अब आप मुझे चैट दें और मुझे समरी दें, मैं क्या पढ़ूंगा? समरी। समरी पढ़ के मुझे पूरी करना समझ में आ रही है क्या चला था शॉर्ट में, आ जाएगी। तो जो समरी है वो लॉन्ग टाइम सर्वाइवेबल है, तो वो कौन सी होगी? लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब हमने किसी इतने बड़े केस की समरी बना दी, ताकि आने वाला चैट नहीं पड़ेगा, वो क्या पड़ेगा? समरी पड़ेगा, उसमें पूरी कहानी क्लियर ये क्या चल रहा था। तो जो समरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है? लॉन्ग टर्म। कौन सी होती है? रिपीट करें सब, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है समरी। अब आप कैसे भी रखें, किसी भी स्टाइल में। तो जो चैट जीपीटी की एप्लीकेशन है, वो डेवलपर जो आपकी चैट है, उस चैट पे कौन सी मेमोरी चल रही है? शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर वो चैट की समरी बना के इस्तेमाल करो तो उसको क्या कहेंगे? फायदा क्या होगा समरी बनते वक्त? हो सकता है 6 टोकन न जाए, बल्कि 3 चले जाए, 4 चले जाए, हमारे 3 टोकन बच गए। फ्यूचर में जब हमारे 1000 टोकन हो रहे थे, वहां पर कितने टोकन रह गए? 10, 20, 30, और क्या? तो लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब समराइज करके शॉर्ट कर देना, उसको जाके बार बार इस्तेमाल किया जा सके। तो असूल है ना, अगर चैट जीपीटी लॉन्ग टर्म मेमोरी यूज कर रहा है तो कैसे कर रहा होगा, शॉर्ट टर्म यूज कर रहा है तो कैसे कर रहा होगा? लॉजिक तो क्लियर है ना आप लोगों को? तो उसका मतलब मेमोरी रखना संभालने का काम चैट एलएलएम का नहीं है, एलएलएम का काम नहीं है। तो जब आप एजेंट बना रहे होगे तो मेमोरी संभालने का काम भी आप ही का होगा एज अ डेवलपर। तो इसका मतलब सिर्फ एलएलएम की कॉल नहीं है, फंक्शन लिखने का काम कौन होगा? आपका। फंक्शन कॉल करने का काम एजेंट की, उसका होगा कोड का, वो हम भी लिख सकते थे, हमारे नहीं मतलब नहीं, लेकिन हम एजेंट का कोड का होगा। तो स्टूडेंट मेमोरी संभालने का काम भी एजेंट की कोड का होगा। तो उसने एजेंट का हमें एसडीके दिया है तो सब काम वो करे ना, जो वो काम नहीं कर सकता वो उसको हमें मजबूरन करना पड़ेगा कोडिंग में, बाकी हर काम वो करे। तो ये जो एलएलएम के पास मेमोरी नहीं होती वो होता है स्टेटलेस। स्टेटलेस क्या होता है? फंक्शन चलाया, फंक्शन का रिटर्न करा, फंक्शन के रिटर्न में डेटा आता है। कितने लोगों को मालूम है फंक्शन के रिटर्न में डेटा आता है? हैंड रेज करके बता। अगर उस डेटे को आप किसी वेरिएबल में रखवा दो मिल जाता बाद में। अगर फंक्शन को कॉल करें किसी वेरिएबल में डेटा नहीं रखवा मिलेगा कभी? उसको बोलते हैं स्टेटलेस। फंक्शन का डेटा आया, उसको कहीं रखवाया नहीं, तो स्टेट क्या हो गया? हमारे लिए स्टेटलेस हो गया, हमने उसको कहीं सर्वाइव ही नहीं करा। स्टेटलेस का फायदा क्या है? मेरे कोड के बाद डेटा ही नहीं है, बंद करो खोलो मुझे टेंशन ही नहीं, रिफ्रेश करो मुझे क्या पता, जब कोड डेटा रख ही नहीं रहा तो मुझे स्टेट का क्या लेना। तो जो एलएलएम है वो स्टेटलेस है, उसके बाद रिटर्न तो आ रहा है, वो हमें दे भी रहा है, लेकिन अपने पास कहीं नहीं रखवा रहा। हमारी मजबूरी है, हम मेमोरी बनाएंगे
उसमें रखवाएंगे, हर इनपुट पे वापस भेजेंगे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हमारी मर्जी, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में वो तो इनपुट देना है उसको। पहले ने कोई बात से मतलब नहीं है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वो तो कह रहा मुझे इनपुट दो, आउटपुट ले जाओ, आपका काम हो जाएगा। अब आप लोगों ने ये सारा स्टेप एक्सप्लोर करने इंशाल्लाह। अब